ब्रांड कैटल है, ये अपने नाम से अपने ब्रांड को डिफाइन करता है क्या? ब्रांड कैटल इंटीरियर फिट आउट कंपनी है। नॉर्मल दुकान को बहुत खूबसूरत और बहुत अलग तरीके से बनाते हैं। बहुत लोग काम कर रहे होंगे, आपसे पहले भी कर रहे होंगे। जी जी बिल्कुल कर रहे होंगे। बहुत 5 साल में आप इतनी तेजी से गए, कुछ तो अलग रहा होगा उसमें। 2020 में जब कोविड आया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला आपदा में अवसर देखो, तो मैंने बस उसी लाइन को पकड़ा। आप बिहार से आते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। चैलेंजेस आपके साथ भी आए होंगे। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, फलाना योजना, बहुत सारी योजनाएं डाली थी। योजना दिखती जरूर है बट मिलती नहीं है। और मैंने किया था एक पॉडकास्ट, बोला है लोगों ने खाली कटोरे में तो देखो भीख भी नहीं मिलती। मतलब बैंक भी यही बोलता है यार कि हम तुमको दिल भर क्यों माने, कुछ करके दिखाओ तो जाने। क्या बात है। क्या सच में एक आइडिया से धंधा शुरू हो सकता है या उसके लिए फंड से ही धंधा शुरू होता है? स्टार्ट विद जीरो। आप जहां से हो वहीं शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आज आप सफल हो गए हैं तो आप आज कुछ भी कहेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि अरे भाई पैसा है तो कुछ भी कर लेते हैं। 20 लाख का काम मिला, उसके जेब में 1 रुपया नहीं था। मेरे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस तो नहीं था। जिस कंपनी का आप काम करने गए हैं हाँ। उसको पता ही नहीं कि आपका फंड नहीं है। हाँ, उसको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये सब नहीं बताना, यही तो गेम है सारा। तो जब मैंने वीवो कर लिया तो मैं वीवो करके ज्वेलरी में या पिज्जा वाले की दुकान पे नहीं चला गया। मैंने वीवो करा तो मैंने कहा वीवो का कॉम्पिटिटर कौन है? ओप्पो। पहुंच गया ओप्पो के पास। फिर पिज्जा हट कर लिया तो उसको देख के डोमिनोज आ गया। ज्वेलर्स की तरफ गए। ज्वेलरी सेक्टर में एंट्री करना बहुत टफ है। इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। अच्छा। डायरेक्ट इसके साथ शुरुआत हुई हमारी। मलाबार के चेयरमैन MP अहमद सर हैं। 55,000 करोड़ का आदमी है। जस्ट गिव मी 15 days टाइम, आई विल कॉपी एग्जैक्टली द सैंपल व्हिच यू आर गेटिंग फ्रॉम सिंगापुर। बस खत्म। फिर वो अपने कैबिन में चले गए। ये थी मेरी मलाबार की मीटिंग। 7 दिन तक मैं और गौरव, हम दोनों पार्टनर घर नहीं गए अपने। 9वें दिन सैंपल रेडी था हमारा। एक नंबर 1 क्वालिटी जो मैं जिसको बोलता हूँ वो है कॉन्फिडेंस। वो तो मैं देख रहा हूँ। आपने देखा है ना कभी कभी पत्थर पे पौधा निकलते हुए? हाँ देखा है। उसकी स्ट्रगल किस लेवल की होगी, तो ये स्ट्रगल हम लोगों की है। मैं बहुत तरीके से अपने नाम के आगे चौड़े में झा लगाता हूँ। गेम सिर्फ टिके रहने। अगर आपका दुकान बनने में ही 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने लग गए, लेट्स ट्राई टू टारगेट इट, डू इट इन विद इन जस्ट 30 days। ये जितनी कहानियां सोशल मीडिया में तैरती हैं उस हिसाब से क्या कुछ रातों रात होता है क्या? राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी एक समय सुसाइड करने चले गए थे। तो आप पढ़ने का भी शौक रखते हैं क्या, ऐसी जीवनी? मैं आप जैसे लोगों के बारे में पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों के बारे में सुनता हूँ। अच्छा, तो बिजनेसमैन आदमी में बहुत चतुर होता है। नहीं, उसको चतुर पता है कि किस सवाल का जवाब कैसे देना है, कहाँ से निकलना है। विकास में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? मेरी मम्मी कहती थी कि यार अभी तेरा टाइम नहीं आया बेटा, तेरा ग्रह थोड़ा सा ऐसा होगा, थोड़ा वैसा होगा। तो मेरे दिमाग में आया यार कि मम्मी एक काम करते हैं, जरा ना ग्रहों को ही अलाइन कर लेते हैं पहले। अरे गजब है कि नहीं? ये दौर स्टार्टअप का है और हर कोई जो नया निकल रहा है उसको लगता है कि हमें कुछ अपना करना चाहिए जो हमारी अपनी पहचान बने। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि सरकारें भी तो चिल्ला चिल्ला के यही कह रही हैं कि हम मदद करने को तैयार हैं, आप आइडिया लेकर के आइए। तो अब एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इतना सारा बिजनेस तो हो रहा है इस दुनिया में, तो फिर हम नया क्या लेकर के आएँ? लेकिन किसी ने कहा है कि अगर आप कुछ नया नहीं कर सकते तो किसी पुराने को ही नए तरीके से कर दीजिए और यकीन मानिए कि ये मार्केट आपको हाथों हाथ उठा लेगा। लेकिन क्या आपके अंदर ये भी सामर्थ्य है? आप देखते होंगे बहुत से लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग उसी में बहुत तरक्की कर जाते हैं उसी काम को करते हुए, क्योंकि वो एक नए तरीके से कर रहे होते हैं। कुछ लोग पुराने बिजनेस को लेकर के आते हैं और टॉप पे चले जाते हैं। उसके पीछे भी वजह ये होती है कि वो कुछ अलग कर रहे होते हैं, कुछ अलग दे रहे होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, महज 35 साल में, एक पुराने धंधे को नया स्वरूप दे करके और उसको टॉप पे ले गए। मैं सिर्फ ब्रांड का नाम बताऊंगा, आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत कुछ पता चल जाएगा आपके उसके बारे में। मैं बात कर रहा हूँ ब्रांड कैटल के फाउंडर विकास झा की। जब कोरोना में सब लोग सिमट रहे थे तब इनके दिमाग में एक आइडिया आया, जहाँ लोग पैसे बचा के रख रहे थे वहाँ पर इन्होंने सिर्फ दिमाग से धंधा शुरू किया और आज वो इंडिया में चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, हर जगह वो काम कर रहे हैं। तो आइए विकास जी का स्वागत करते हैं। और ये एपिसोड उन लोगों के लिए खास है जो युवा हैं, जो कुछ करना चाहते हैं या जो कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, या जिनको लगता है कि बिना पैसे के बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतनी कम उम्र में जिस तरह से आपने एक नई चीज़ मार्केट में आप लेकर के आए तो वो काबिले तारीफ़ है। तो पहला सवाल हमारा यही आपसे कि क्या पुराने धंधे को भी
नए तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आपका और आपकी पूरी टीम का, कि मुझे आपने न्योता दिया यहाँ पे आने का और आपसे रूबरू होने का। जाहिर सी बात है कि इतनी अच्छी मुहिम जो आपने चलाई है स्टार्टअप्स को और फाउंडर्स को प्लेटफॉर्म देने की, जहाँ पे वो अपनी बात कह सकें और लोगों को इंस्पायर, एनकरेज, मोटिवेट कर सकें, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली एक विकल्प या वैकल्पिक चीज़ें जो आज की डेट में यूथ जो हमारा भाग रहा है स्टार्टअप की तरफ, और जाहिर सी बात है हर किसी को एक टाइम आने के बाद तो लगता ही है कि यार मुझे अपना खुद का कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। सरकारें भी बोल चुकी हैं चलो कुछ नहीं करते तो अपने आप पकौड़े का ही काम कर लो, स्टार्ट कर लो। तो बिल्कुल सही मुझे बात लगता है कि शायद लोग उससे भी इंस्पायर हो रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ नया चीज़, नयापन ला के लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब हम सब क्या करते हैं, चाय तो हम सदियों से पी रहे हैं, लेकिन किसी ने सोचा नया उस चाय को नए फ्लेवर में लाके 1800 तरीके से उसको फिल्टर करते हुए और उसके एक नए फ्लेवर को लाते हुए उसने चायोस बना दिया। तो चाय के नाम पे 10 से ज़्यादा स्टार्टअप हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ नया, ज़रूरी नहीं है कि कुछ हर बार में आपको कोई नई चीज़ ढूंढनी है। ठीक है, एक नया आइडिया, नई चीज़ आपके पास आती है तो आप उसको लेकर बहुत अच्छे से एक्साइटेड होकर काम कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि पुराने जितने हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस चल रहे हैं, जो कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये 3 चीज़ें बोली जाएं तो ये कहीं ना कहीं घूमते फिरते किसी ना किसी बिज़नेस में आपको जुड़ती हुई मिलेंगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही दौर चल रहा था और जब मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे भी लगता था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन एक कंफर्ट आप कह लीजिए और एक एक कंफर्ट जोन होता है कि आप जॉब कर रहे हैं, महीने का एक फ़िक्स पैकेज है, 1 तारीख को खट, 10 तारीख को, 15 तारीख को, हर कंपनी का डिफरेंट होता है, अलार्म बजता है, मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड, तो आपको लगता है कि चल ठीक है यार मैं कंफर्ट हूँ। तो ये उस कंफर्ट, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ज़रूरतमंद हैं कि उनको कुछ करना ही करना है, कुछ नया लाना है, स्टार्टअप करना है, बिज़नेस करना है। कुछ वो दिक्कतों में होते हैं जिनको वो चैलेंज होता है, और सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ 90% लोगों के साथ मुझे लगता है ये है जो ऑलरेडी फिक्स जॉब में हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, वो जॉब छोड़ने का जो मोह है और वो 3 लाख 4 लाख रुपए महीने की जो तनख्वाह है उसको छोड़ने का जो मोह है, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मेरे साथ भी था। अच्छा। तो ये जैसा आपने बोला कि कोरोना के समय हम लोगों ने शुरुआत करी और इस तरीके से हम आगे बढ़े, तो सफ़र शुरुआत भले ही वहीं से होता है, लेकिन उसकी शायद नींव कहीं ना कहीं और 10 साल पहले रख दी गई होगी मेरे अपने जहन में, जब मैंने कहीं पे काम शुरू किया, अपने ओनर्स को, वहाँ पे काम करते हुए लोगों को देखा, किस तरीके से हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। जब 2010, 11, 12 जब इंडिया एक्चुअल में रिटेल में इवॉल्व हो रहा था, बढ़ रहा था, लोग, सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका था ऑलमोस्ट, और धीरे धीरे चीज़ें, पुराने लोग हमेशा पहले की तरह हल्का सा आउटडेट हो रहे थे और नए लोग अपना नयापन ला रहे थे। तो उसी दौर में ज़रूरत थी कि कुछ ना कुछ, या तो कुछ नया कर लिया जाए या फिर पुराने को नए तरीके से कर लिया जाए, जैसे आपने बहुत अच्छे से रखा। तो हम लोगों ने यही सोचा कि जो काम हम ऑलरेडी करते हैं, कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि हम किसी नई कंपनी या नए बिज़नेस को नए आयाम की तरह लें। जो काम आप कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप ऑलरेडी कार्यरत है, हो सकता है आपने उसमें ऑलरेडी दक्षता हासिल कर ली है, बिल्कुल सही। आप पिछले 5 साल 10 साल उस काम को कर चुके हैं, तो आपके अंदर अगर वो किक है कि मुझे बस बिज़नेस में कुछ करना है, मुझे एक अंदर से एक हुजूम है कि कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, सिर्फ आपकी जो एक जिंदा दिली है और आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो आपको शायद पंख देता है आगे बढ़ने के लिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, वरना पब्लिक ये सोचेगी कि यार ये लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जी, अभी तो बड़ा ट्रेंड में है इंटीरियर डिजाइनिंग, हर आदमी अपने घरों में, अपनी जगहों पे करवाता है, लेकिन मुझे लगता है जिस डोमेन में आप गए वो उस तरह से ट्रेंड में नहीं था। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये ब्रांड कैटल क्या है, और जो ब्रांड कैटल है ये अपने नाम से अपने ब्रांड को डिफाइन करता है क्या? जो आप काम करते हैं उस काम को ये डिफाइन करता है क्या नाम? जी बिल्कुल करता है। इस कंपनी का नाम मैंने रखा ही इसलिए क्योंकि हम लोग ब्रांड कैटल एक इंटीरियर फिट आउट कंपनी है। ठीक है। जो जितने भी ब्रांड्स हैं, जो ऑलरेडी ब्रांड्स बन चुके हैं या फिर छोटी कंपनियां जिनको ब्रांड बनना है, ठीक है, उनको ब्रांड बनना है तो उनको अपने शोरूम्स खोलने हैं। वो अब बिजनेस 2 ही तरीके से होता है, या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है। ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन डिजिटल की अपनी दुनिया है, लेकिन जितने भी ऑनलाइन प्लेयर्स थे वो भी आजकल ऑफलाइन स्टोर्स खोल रहे हैं, तो रिटेल के शोरूम्स खोल रहे हैं। तो अगर आप इंटीरियर सर्विसेज में जाएंगे तो देयर आर 5 कैटेगरीज। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिकोड करता हूँ ठीक है, आप अपने दर्शकों के लिए। तो पहला होता है रेजिडेंशियल इंटीरियर, ओके, तो जिसमें घरों का इंटीरियर होता है, अपार्टमेंट्स का होता है, कोठी, विलास, बंगलोज लोग इंटीरियर करते हैं।
सेकंड इंटीरियर होता है कमर्शियल इंटीरियर। आप जाते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी देखते हैं, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मॉल्स हैं, तो ये कमर्शियल हो गया। थर्ड होता है हॉस्पिटैलिटी, लाइक इंस्टीट्यूशनल इंटीरियर, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, यहाँ पे भी इंटीरियर की ज़रूरत होती है। फिर एक कैटेगरी होती है ऑफिस इंटीरियर। तो आप ऑफिस में जाते हैं, जैसे आपका शानदार ये स्टूडियो है इतना बढ़िया सा खूबसूरत सा, तो उसी तरीके से हर किसी का अपना ऑफिस होता है, तो ऑफिस में इंटीरियर्स आ रहे हैं। और एक कैटेगरी है रिटेल इंटीरियर। नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा और डिकोड करता हूँ। रिटेल इंटीरियर, व्हेन यू गो टू एनी शॉपिंग मॉल और हाई स्ट्रीट स्टोर्स, तो आप देखते हैं वहाँ पे जितने भी ब्रांड, जैसे आपने बहुत खूबसूरत ज़ारा की जैकेट पहनी है, शर्ट पहनी है, तो आपने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्टोर से ली होगी, शोरूम से ली होगी, कहीं गए होंगे। तो वो द मोमेंट व्हेन यू एंटर इन दैट स्टोर, तो आप देखते हैं ना मॉल में जब आप घूमते हैं तो आपको दिखता है कि वो दुकान अपने आप में आपको बुला रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है यार कितना ही बताऊंगा, बताओ कितना खूबसूरत बनाया गया है। तो जनरली हम लोग अंदर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, हमारे माइंड के एक सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ तो जाता है यार कि खूबसूरत है, पर कहीं ना कहीं दिमाग में ये नहीं आता कि यार ये किसने बनाया होगा, ये किसने डिज़ाइन किया होगा। ये भी तो जैसे हम मॉन्यूमेंट्स घूमने जाते हैं, ताजमहल गए तो हमें पता है कि उसकी बात 16वीं शताब्दी में बनाया गया, शाहजहाँ ने बनाया, कुतुब मीनार इसने बनाया। तो इस तरीके से हम उसके बारे में इच्छा जागृत होती है कि हाँ ठीक है। लेकिन जब जो आप आर्ट देखते हैं, एक छोटी सी जगह को, 500 स्क्वायर फीट के छोटे से एरिया को किस तरीके से एक बुटीक स्टोर, एक डिज़ाइन दिया गया, एक एलिगेंस दिया गया, जहाँ पे आप एक बार अंदर घुस जाएं तो आपको बाहर आने का मन नहीं कर रहा। ठीक है। तो वो एक टीम है जिसके पीछे पूरा थॉट प्रोसेस लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है, दिमाग लगता है, और फिर एग्जीक्यूशन की अपनी एक अलग पावर होती है। तब एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जो आपके धंधे को एलिवेट करता है। चाहे आपका प्रोडक्ट घड़ी बेचना हो, चाहे कपड़ा बेचने का हो, चाहे आप स्पेक्स में हो, चाहे आप लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम, चाहे आप ज्वेलरी बेच रहे हो, तो आपको कुछ भी लगता है तो आपको शोरूम लगेगा। ब्लू स्टोन का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। इतनी सी कंपनी ऑनलाइन से स्टार्ट हुई, ऑनलाइन ज्वेलरी बेचते थे, फिर ऑफलाइन पे आए और आज की रेट में 1700 करोड़ की वैल्यूएशन का आईपीओ लेकर आए हैं। अच्छा। तो ऑफलाइन स्टोर की ताकत इतनी बड़ी है क्योंकि हिंदुस्तान आज भी ना, मैं आपको बोलूँगा कि हम लोग टच एंड फील का देश है। नो डाउट। आप ऑनलाइन जितना मर्जी हम सर्विसेज मिल जाएं, लेकिन क्या है कि आज की डेट में वर्ल्ड इज़ वेरी इजी। बटन दबा के आपने जोमेटो स्विगी कर लिया, घर पे खाना आ गया, वो चीज़ फाइन। लेकिन फैमिली के साथ जब आपको फाइन डाइनिंग करने बाहर जाना है तो उसका एक डिफरेंट फील होता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसी कोई जगह आपको मिले जहाँ पे आपने गए, सुकून से बैठे। तो डेफिनेट सी बात है कि वो एम्बियंस, आप खाना तो जो भी आप खाना खा रहे हैं वो तो सबको पता है कि उसकी क्या कीमत होती है, लेकिन जो वहाँ का एम्बियंस होता है वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को एलिवेट करता है। नो डाउट। तो ये ब्रांड केटल ये एक सर्विस करती है। इंटीरियर प्रोजेक्ट्स को हम नॉर्मल दुकान को बहुत खूबसूरत और बहुत अलग तरीके से बनाते हैं, और उसके बिज़नेस को सिर्फ उसके प्रोडक्ट को पकड़ के और उसके पूरे एम्बियंस के साथ अलाइन करके ऐसा एक शोरूम, ऐसा एक स्टोर तैयार करते हैं जिससे कस्टमर ऑटोमेटिकली वॉक इन करे और बिज़नेस आपको देकर जाए। और आपके अगले सवाल में आता हूँ कि आपका नाम ब्रांड केटल क्या उसको रेजोनेट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि हमने नाम ये सोच के रखा था कि ब्रांड केटल टू गिव, केटल है जैसे केटल में चाय बनती है, तो टू गिव द बेस्ट सिप ऑफ आवर कस्टमर्स देयर लाइफ, कि सारे ब्रांडों को जोड़कर एक निचोड़ करके केटल में जो सर्विस की जाए और जो आपको हमें खूबसूरत अंदाज में पेश करें, तो दैट इज़ ब्रांड केटल। अब जैसे मज़ेदार बात क्या है ना कि मैंने आपसे पूछा तो आपने इस इंटीरियर डिजाइन के काम को इतना खूबसूरती से समझाया है कि जो लोग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे जो व्यक्ति अपनी बातों को इतनी खूबसूरती से समझा सकता है वो अपने सामान को कितने अच्छे से बेच सकता है, जबकि काम वही था। जी, काम वही था, उसको आपने एक नए तरीके से सोचा। मैं हंस क्यों रहा था उस समय, पहली बार मैं पालिका बाजार गया था। अगर आप कभी गए हो तो आप देखेंगे वहाँ लाइटें लगी रहती हैं। हम सब सर वही पालिका सरोजनी की शॉपिंग करके देखा है ना आपने, वहाँ भी किसी ने ये डिजाइन किया होगा कि सफ़ेद कलर की वो लाइट कुछ ऐसी लगती है, जो आपका सफ़ेद कपड़ा होता है ना वो भी क्या खूबसूरत दिखता है। बिल्कुल। जब मैं वहाँ से ले करके निकला और बाहर निकला तो मुझे लगा ये तो धोखा हो गया। धोखा इसलिए हो गया कि मैंने देखा तो कुछ और था, मिल कुछ और गया। तो ये बिल्कुल सही है कि जो दिखता है ना वो बिकता है। आज जैसे बहुत से ब्रांड का आपने बनाया होगा, आज कल्याण है या और तमाम ज्वेलर्स हैं, आप उनके यहाँ जब जाते हो तो सोने से ज़्यादा ना उनका वो इंटीरियर जो है ना चमकता है, जहाँ आदमी बैठ करके देखता है और पैसे दे करके आता है। मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने तो ढूंढ लिया, इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, हमारे तमाम यूथ हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपना एक नज़रिया डेवलप करना चाहे किसी भी बिज़नेस के प्रति तो वो कैसे कर सकता है?
जैसे आपने कैसे किया, आपको कैसे लगा कि हम ये करेंगे? तो बहुत लोग काम कर रहे होंगे, आपसे पहले भी कर रहे होंगे। जी जी बिल्कुल कर रहे होंगे बहुत। 5 साल में आप इतने करोड़ की कंपनी बन गए और इतनी तेजी से गए, कुछ तो अलग रहा होगा उसमें। देखिए बहुत वाजिब सवाल है, आपने कुछ ऐसे तार छेड़ दिए हैं जो शायद मैं, ठीक है, दर्शकों के लिए रिवील करता हूँ। तरीका क्या है कि बिल्कुल इंटीरियर सर्विसेज कंपनी पहले भी वही थी। हाँ। काम बड़े एक फिक्स पैटर्न पे हो रहा था। हम्म। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, टीम आई, पहुंची, काम कर रही है। अब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने एक शोरूम को बनने में लग रहे हैं, तो समय लग रहा है उसमें। तो आज की डेट में क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण, सर्वेश भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में क्या है? समय। समय। ये तो आप मानते हो, मैंने तो आपको जवाब नहीं बताया, आपने खुद अपने मुंह से बोला और क्या नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि यार कि यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे शायद हम अपने पहले ही वार में जीत जाएंगे। ओके। कि कहीं ना कहीं, क्योंकि समय ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपको एक ज्वेलरी का शोरूम खोलना है, दुकान खोलनी है, घड़ी की दुकान खोलनी है, तो आप 2 ही जगह पे खोलोगे, या तो आप शॉपिंग मॉल ढूंढोगे, हाँ। या फिर आप हाई स्ट्रीट पे जो मॉल मार्केट्स होती हैं। अब ज़माना तेज़ी से बढ़ रहा है। जो सुनार पहले पीछे गली के कोने में बैठता था वो अब मेन फ्रंट पे आ चुका है। जो मेन वाले थे वो और बड़ी दुकान बना चुके हैं, बड़े वाले मॉल में चले गए हैं। जो ऑलरेडी मॉल में कर रहे हैं अपना शोरूम, वो अपना बड़ा खुद का स्टैंड अलोन बिल्डिंग बना के शोरूम ओपन कर रहे हैं। तो ज़माना बदल रहा है, जनरेशन है, सेकंड जनरेशन आई, उसने बोला पापा मुझे और बड़ा करना है, तो वो और बड़ा करके इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो समय क्या है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो समय को तो रोक नहीं पाओगे। तो एक काम करते हैं, फिर अपने आप को तेज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर्स मार्केट में काम कर रहे थे वो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 4-4, 5-5 महीने में एक शोरूम रेडी करते थे। ओके। 5,000 स्क्वायर फीट का मान लीजिए शोरूम है। हमने इसमें गैप देखा, ये एक बहुत बड़ा गैप है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी डील लीज साइन करी है मॉल के साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, बहुत व्यापारियों को लुभाएगा। अब या तो आपकी खुद की दुकान है, या फिर आपने रेंट पे ली है, 2 ही तो फैक्टर हो सकते हैं। हर चीज़ के 2 पहलू खोलेंगे, सबको सिरे से तोड़ेंगे अपन लोग। ठीक है। तो पहली चीज़ कि अब एक आपने अगर वो रेंट आपकी खुद की शॉप है, तो आप चाहेंगे कि यार मैंने जो खुद इन्वेस्टमेंट करके दुकान ली है, तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे ROI करूँ। अगर आपका दुकान बनने में ही 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने लग गए, तो भाड़ा तो गया। तो भाड़ा तो गया, और प्लस आपका वो जो ऑटोमेटिकली जो आप जल्दी से कमाने वाले थे, जो आपका ROI जल्दी जनरेट होने वाला था, वो भी लॉस हुआ। तो दोहरी मार होती है यहाँ पे। तो हमने इसके अंदर क्या बड़ा एक फैक्टर ढूंढा कि यार एक काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। पहले तो हमने देखा कि टाइम लगता क्यों है। तो जनरली कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे कि पहले सिविल का काम, अच्छा इंटीरियर के काम में 2 चीज़ें मेन होती हैं, एक सिविल इंटीरियर, GC बोलते हैं जिसको जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, और एक होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। जैसे मान लीजिए मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ, आपका एक खूबसूरत स्टूडियो बना होगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल का काम हो रखा है, हाँ। बिजली का काम हो रखा है, बिजली की तारें अंदर से दौड़ी होंगी, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, वो आपका MEP का पार्ट आ गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए पैनल लगा है, इसके पैनल के पीछे इसकी पैनलिंग हुई होगी, तो वो मेन वॉल, जब भी कोई दुकान होती है तो दुकान की जो ब्रिक वॉल होती है वो हमेशा सीधी नहीं होती है। अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, वो सीधी नहीं होती, दर्शकों को मजा आएगा जो इंटीरियर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो वो क्या होती है, वो कहीं ना कहीं अंड्यूलेशन होती है। तो उस अंड्यूलेशन वॉल के ऊपर एक फेक वॉल क्रिएट करनी पड़ती है, जिसको पार्टीशन पैनलिंग बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग सीलिंग होती है, ट्रू सीलिंग, आपने सुना होगा फॉल सीलिंग। तो जनरली लोग फॉल सीलिंग करते हैं, फॉल सीलिंग नहीं है, वो फॉल्स सीलिंग होती है। अच्छा। फॉल्स मतलब गलत सीलिंग, एक फेक सीलिंग। उस सीलिंग के नीचे एक और सीलिंग क्रिएट करी जाती है, जिसमें उसके ऊपर सर्विसेज का पार्ट चला गया, AC वगैरह की तारें ऊपर चलेगी, और इस फॉल्स सीलिंग के ऊपर आप बहुत खूबसूरत कुछ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने लाइट लगाई है, लेकिन सीलिंग ये नहीं है, सीलिंग इसके ऊपर है, हाँ। और बीच में 1 फीट का गैप है, तो वहाँ पे तारें हैं, सर्विसेज के वायर हैं, तो ये सब चीज़ है। अब ये बिछाने में टाइम लगता है। अच्छा, उससे पहले टाइम लगता है उसको, इस पूरे स्टूडियो को पहले डिज़ाइन किया गया होगा, बिल्कुल, कहाँ पे माइक रखना है, कहाँ पे पौधा है, या शोरूम में कहाँ काउंटर है, कहाँ बैक वॉल है, कहाँ लाइट आएगी, कस्टमर जहाँ बैठेगा, जो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर हीरो प्रोडक्ट को हीरो बनाना है, तो प्रोडक्ट के ऊपर जब लाइट इंटेंसिटी से पड़ रही है, वो किस तरीके से ग्लिटर मार रहा है कि कस्टमर ऑटोमेटिकली वहाँ रुके, इन सब चीज़ों का विशेष तौर ये इतना बारीक होता है। हाँ, बिल्कुल। तो यही तो गेम है। तो अब क्या होता था, तो इसी बारीकियों को देखने में, सोचने में, समझने में समय जाता है। ऐसा नहीं है वो कॉन्ट्रैक्टर कुछ गलत कर रहे थे या वो जानबूझ के लेट कर रहे थे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें समय बहुत ज़्यादा जाता है। तो अब कस्टमर का रेंट लग रहा है, अगर उसने रेंटल दुकान ली है तो उसका रेंट भाड़ा जाए जा रहा है। तो हमने क्या सोचा, एक काम करते हैं
कि हम पैरेलल एक्सरसाइज करते हैं। हम कस्टमर को ये ऑफर करेंगे ब्रांड कैटल एज अ सर्विस। अब कुछ नया अगर दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा तो पुराने ही काम को कन्वेंशनल रूप ही करे गए बिजनेस के अंदर से कुछ नयापन ऐसा निकाल के लाते हैं कि कस्टमर की दुकान अगर 4 महीने में खुल रही है, लेट्स ट्राई टू टारगेट इट, डू इट इन विद इन जस्ट 30 डेज। ओके। कैसे इसको 30 दिन में कर दें हम, कैसे इसको 45 दिन में कर दें। तो अगर उसके 4 महीने को मैं 1.5 महीने 2 महीने में ले आया तो उसका 2 महीने का रेंट बचा, पहली बात। प्लस उन 2 महीनों में हर रोज वो कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का धंधा करेगा। बिल्कुल सही बात। तो आप समझो कि करोड़ों की इन्वेंट्री, करोड़ों का जो उसका प्रॉफिट या बिजनेस आरओआई होगी, उसके प्रॉफिट से ही उसके पूरे शोरूम की कॉस्ट निकल जाती है। बात तो सही है। अब एक चीज़ समझ में आई कि क्यों एक ही बिजनेस को 10 लोग कर रहे होते हैं और एक व्यक्ति आगे निकल जाता है और एक व्यक्ति पीछे रह जाता है। उसके पीछे उसकी सोच और पिच जो होती है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि जब आप जाते होंगे, जैसे मैं आपका कस्टमर हूँ, आप मुझको पिच करने आएंगे और मेरी 10 लोगों से बात चल रही है, मैंने 10 कोटेशन मंगा के रखे हैं, तो आपको क्यों फाइनल करूँगा जी, क्योंकि आपने तो मुझे ये दिखा दिया ना भाई, मैंने आपका समय बचा दिया, आपकी आरओआई बढ़ गई, आपके बिजनेस शुरू हो गए। लेकिन एक सवाल और भी आता है, अब हम इससे ज़रा हटते हैं क्योंकि ब्रांड कैटल तो पता चल गया क्या कर रहा है, वो भी पता चल गया। जो लोग देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि यार बात तो आपने स्टार्टअप पे शुरू की थी, आपने बात तो शुरू की थी कुछ करने के लिए। तो एक जो नया व्यक्ति मार्केट में आ रहा है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड की होती है। वो आपको भी रही होगी क्योंकि आपका परिवार जहाँ तक मैं जानता हूँ इतना जी समृद्धशाली जी नहीं जी है। जी, बिल्कुल ज़रूर, आप बिल्कुल बिहार सही। से आते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। तो पैसा मतलब काम शुरू करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जी। वो कैसे वो मैनेज करे कोई एक, जैसे आपने आज 35 साल के 36 साल के मान लो आप हैं, या जो भी 1 साल जी, ऊपर नीचे अच्छा लग रहा है मुझे जानने में। मैं वैसे तो 37 साल का हूँ, लेकिन आपने मेरी उम्र 2 साल कम कर दी, मुझे अच्छा हाँ। लग रहा है कि मैं और आपने कोविड में शुरू किया यानी 5 साल पहले। आपकी उम्र 30-31 साल रही होगी। जी जी, ठीक है हाँ, ना। 31 साल इस की थी। उम्र में जब मार्केट में आदमी पैसा मांगने जाता है ना या कुछ करना चाहता है तो आधा लोग विश्वास ही नहीं करते। और आप बिहार से आते हैं, एनसीआर में आपने अपने धंधे को डेवलप किया। ये चैलेंजेस आपके साथ भी आए होंगे, जो लोग सुन रहे हैं उनके साथ भी होंगे। इसको कैसे ओवरकम करे आदमी? देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिए जो मुझे समझ में आई कि आप जहाँ पर हो ना, आपके अंदर वो जिंदा दिली होनी चाहिए कि आप बस वहाँ से एक बार शुरू कर लो। अच्छा। ऊपर वाला भी देख रहा होता है कि कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि यार तू शुरू तो कर। एक कदम आपको बढ़ाना है कि आपको एक रिस्क लेना है कि आपको एक बार कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर देना। आपको घर बनाना है, पहली ईंट तो रखो। बस आपने वो पहली ईंट रखनी है, फिर आपको शायद दिखेगा उस ईंट रखने के बाद आपको एक ताकत आएगी, चलिए यार दूसरी भी रख सकता हूँ, तीसरी भी रख सकता हूँ। मेरे साथ अमूमन क्या हुआ इस जर्नी में, तो जब हमने काम शुरू किया तो हमने बड़ा सुना। मैंने वैसे जनरली वीडियोस देखे थे 2020 में जब कोविड आया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला आपदा में अवसर देखो। तो मैंने बस उसी लाइन को पकड़ा और मैंने कहा आपदा में चलो अवसर देखने का समय आ गया, अब अवसर देखते हैं। लेकिन उस टाइम पे आपको याद होगा कि बहुत सारे बैंक्स और जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज थी 3 महीने का उन्होंने मोरेटोरियम पीरियड दिया था। हाँ, कि अगर जिसकी जो ईएमआईज हैं, मैंने तुरंत ही हाल फिलहाल में घर खरीदा था उस टाइम पे, मेरी उसकी ईएमआईज थी, गाड़ी की ईएमआईज हैं, क्योंकि क्या जॉब वाले के लिए यही तो है जीवन कि ईएमआईज में बीतता है। तो वो वाला जो समय था तो ऐसा लगा यार कि चल 3 महीने का टाइम तो सरकार से मिल गया है कि अब इस 3 में वैसे भी सब कुछ बंद था, काम वैसे भी धंधा नहीं है नहीं। अब जब खुलेगा कब खुलेगा, जॉब तब तक रहेगी नहीं रहेगी ये भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि अपन लोग कोई आईटी सेक्टर या इस सब में तो थे नहीं भाई, कन्वेंशनल बिजनेस में थे। तब वहाँ से एक दिमाग में क्लिक किया कि कोई बात नहीं, सरकार बोल रही है और सरकार ने ये बेनिफिट दिया, और सरकार ने उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, फलाना योजना, बहुत सारी योजनाएं डाली थी। तो हमें लगा कि चल कहीं से भी जाके 2-4-5 करोड़ का या 50 लाख का या 20 लाख का भी लोन लेके कुछ पैसा आएगा तो शुरू कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले बैंकों पे पहुंच गया। हालांकि मार्केट जब बिल्कुल 3 महीने तो कुछ था नहीं, सब बंद पड़ा था। 3 महीने के बाद जैसे जैसे लोग खुलना शुरू हुए, पहले बैंक्स खुले, फिर धीरे धीरे वहाँ पे गए हम लोग, मीटिंग करी, तो योजना दिखती ज़रूर है बट मिलती नहीं है। और मैंने किया था एक पॉडकास्ट, बोला है लोगों ने, है ना। हाँ। पहली बार में तो नहीं मिलती है। हाँ। फिर मेरे को किसी ने बताया कि सिड भी चले जाओ, वहाँ पे लोन जल्दी से मिल जाता है। मैं सिड भी चला गया, वहाँ भी मेरी बात हुई अच्छी, मेरी पिच अच्छी थी, मेरी प्रेजेंटेशन लोगों को पसंद आ रही थी, मैं लोगों को पसंद आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि वो कह रहे थे कि विकास जी कुछ तो मतलब या तो कोलेट्रल दे दो, या फिर कोलेट्रल नहीं है तो 1 साल की बैलेंस शीट या कुछ तो धंधा होना चाहिए। आइडिया पे सिर्फ पैसा डालना या वो करना थोड़ा दिक्कत है। कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है।
तो हमने पहले धंधा खड़ा किया। तो जो लोग मेरे को जानते थे पहले मार्केट में, मैंने उनको बोला कि सर मैं ऐसा ऐसा शुरू कर रहा हूँ, बड़े ऑनेस्ट, बड़ी हम्बल बिगनिंग, और आप मेरे को चांस दो। कोविड लगा हुआ था, बाकी कंपनियां जो काम कर रही थी उनको रिस्क था, वो जा नहीं पाते थे वहाँ पे साइट करने। तो एक आप समझ लीजिए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की सिचुएशन पैदा हुई। तो हम लोग वहाँ पे गए, हमने एक प्रोजेक्ट को ख़त्म किया। उस प्रोजेक्ट को जब अच्छे से ख़त्म किया, उसी से दूसरा प्रोजेक्ट मिला, फिर तीसरा मिला, चौथा मिला। करते करते 5-6 महीने में हमने एक ठीक ठाक काम कर लिया था। अब जो काम कर लिया, फिर बैंक्स में मैंने दोबारा से अपनी फाइल डाली। वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तब मुझे ये पता चला यार कि खाली कटोरे में तो देखो भीख भी नहीं मिलती। इसलिए आजकल भिखारी पहले 2-4 भिखारी भी 4-5 सिक्के डाल के जाता है। अगर आप जाओ देखोगे तो रोड पे, हाँ भाई इसमें डले हुए हैं। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई। मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो पहले करना पड़ेगा। मतलब बैंक भी यही बोलता है यार कि हम तुमको दिल भर क्यों माने, कुछ करके दिखाओ तो जाने। क्या बात है। तो पहले आपको ना खुद अपने ऊपर आप एक बारी कुछ कर लो। या तो आपका आइडिएट हो जाए, बढ़िया आइडिएशन स्टेज में है तो वो कुछ ऐसा अफलातूनी होना चाहिए, या फिर आपने फर्स्ट स्टेज में एक लेवल आपने पार कर रखा हो जिसमें आपको लगे कि हाँ एक चीज़ है, तब लोग आपके समर्थन में आते हैं। फिर मुझे सपोर्ट मिला, फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स जो थी वो भी मेरे लिए काम कर गई, मार्केट भी रेडी बैठा था पैसा देने को, लोग भी बैठे थे, और जिनको मैंने सर्विस दिया था मेरे क्लाइंट्स, वो खुद ही मेरे इन्वेस्टर्स बन के कंपनी में आए। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, दिस इज़ द वेरी गुड, बिकॉज हम मेन गैप और मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपकी 4 महीने की स्टोर की दुकान, 3 महीने की दुकान मैं आपको 1.5 महीने में खोल के दे रहा हूँ। आपका रेवेन्यू बचा रहा हूँ। अच्छा, ये कैसे कर रहा हूँ ये जानना भी दिलचस्प रहेगा, लोगों को थोड़ा ये भी समझा देते हैं। कैसे करते हैं हम लोग कि सबसे पहले डिज़ाइनिंग, लोग जनरली क्या गलती करते थे, वो पहले डिज़ाइनिंग पे बहुत टाइम लगा देते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। मैंने एक डिज़ाइन बना के आपको पहले भेजा, फिर आपको पसंद नहीं आया, आपने अपने पार्टनर से किसी से पूछा, तो इसी पे में महीना 2 महीना तो चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमारी साइट पे इलेक्ट्रिकल का काम है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से सारी साइट 90% शुरू होती है, या डिसमेंटलिंग से। तो तारें तो दीवार के अंदर जानी है, उसका तो डिज़ाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन तो शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का काम कम से कम 20 से 25 दिन, 15 दिन का होता है। तो जनरली ओनर को भी ये समझ में आना चाहिए। ओनर कभी कभी बड़े स्टिफ हो जाते थे कि यार हमें पहले डिज़ाइन दिखा दो तो हम शुरू करेंगे। अच्छा, हाँ, कि हम काम ही नहीं छेड़ेंगे। तो मैंने समझाया कि सर एक बात बताओ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको काम करना है, आपने दुकान ऑलरेडी ले ली है, क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पहले आप शुरू करवा दो, मुहूर्त करवाओ, श्री गणेश कराओ। जितना टाइम में हम इलेक्ट्रिकल का काम, पैनलिंग का काम, जो चीज़ें दीवार के पीछे छुप जानी है, जो चीज़ नज़र नहीं आनी है, पार्टीशन का काम, सीलिंग में जो डिज़ाइन बनाना है, वो पीछे सर्विसेज का पार्ट, एसी वर्क हो गया, जैसे एसी की पेमेंट सबसे डे 1 पे करनी पड़ती है, लाइटिंग का काम, तो ये काम ऐसे हैं जो जिसका डिज़ाइन से कोई लेना देना नहीं, और उसमें 1 महीना लग जाएगा। पैरेलली आप डिज़ाइन रेडी होने दो, पैरेलली आप ये काम कर लो। तो महीना भर तो हम ये सारी सर्विस निपटा देते हैं जो दिखती नहीं है, जिसका डिज़ाइन से लेना देना, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग है और लीड टेकिंग है। तो ये हमने पहले निपटा दिया, ये एक्सपेरिमेंट किया, और तब तक हमारा डिज़ाइन भी रेडी करके हमने क्लाइंट को दिखा दिया। अब डिज़ाइन में चेंजेस हुए, ओके है, रेडी टू गो। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, 15 दिन का काम है, खटाखट डाला। फैक्ट्री से हमने फैक्ट्री खोल रखी है, फैक्ट्री से फर्नीचर बनाया, वो यहाँ भेजा, और पैरेलली इसको प्लग एंड प्ले मॉडल पे डाल दिया। 45 डेज़ में शोरूम ऑलमोस्ट रेडी होता है। 50th डे पे हम शोरूम का इनॉग्रेशन करवा देते हैं। मज़ेदार बात क्या है ना कि इसमें आपने चहुओर सोचा। इसमें 2-3 फ़ायदे मुझे दिख रहे हैं। एक तो आपने अपनी कॉस्ट भी बचा ली, राइट, काम जल्दी खींचा, तो आपके लेबर की जो कॉस्ट जानी थी वो बच गई। Absolutely. एक उसके ऊपर आपने इम्पैक्ट डाला। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिख रही है ना कि कन्विंसिंग पावर जो है ना वो होनी चाहिए, और वो तब हो सकती है जब धंधा करने वाला व्यक्ति खुद क्लियर हो अपने दिमाग में। अगर विकास जहाँ क्लियर है तो वो समझा देंगे सामने वालों को। लेकिन एक बात बताइए, बात वही स्टार्टअप पे फिर मैं लेकर के आता हूँ कि आजकल जो लोग कहते हैं, ज्ञान देते हैं कि बिना पैसे के धंधा शुरू कर सकते हो, आइडिया से धंधा शुरू कर सकते हो, तो ये आपसे पूछना इसलिए जायज़ है क्योंकि आप उसी श्रेणी से आते हैं, बिहार के एक बहुत पिछड़े गांव से आते हैं। जी जी जी। तो क्या सच में एक आइडिया से धंधा शुरू हो सकता है, या उसके लिए फंड से ही धंधा शुरू होता है? देखिए, मैंने जैसे बोला ना कि आइडिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आइडिया तो ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आइडिया बोल लीजिए, उसको एक कॉन्सेप्ट बोल लीजिए। आपके माइंड में, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को किस तरीके से बिज़नेस को लेके जाना है, आगे लेके जाना है, या क्या शुरू करना है। फंडिंग जो है वो लेटर स्टेज में आती है। ओके। लेकिन आप देखिए, पहले क्या होता था, मैं बड़े दिलचस्प बात बताऊँ। जनरली लोग करते क्या, आइडिया क्या होना चाहिए कि आप, मैं इसको एक इस तरीके से बोलता हूँ कि स्टार्ट विद ज़ीरो, grow with customers money, अच्छा, and expand with investors money. Start with zero, grow with customers money, expand with
इन्वेस्टर्स मनी। लेकिन आज की रेट में होता क्या है, वो स्टार्ट विद इन्वेस्टर्स मनी, लोग जो कर रहे हैं फाउंडर स्टार्ट विद इन्वेस्टर मनी, देन ट्राई टू ग्रो विद द कस्टमर मनी एंड देन कम बैक टू जीरो। उल्टा हो रहा है ये, तभी फॉल अप फॉल डाउन हो रहा है। तो क्या है कि स्टार्ट विद जीरो, आप जहां से हो वहीं शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं है ऑफिस, घर से शुरू करो, मैंने घर से शुरू किया था, तो नहीं आप वहीं से शुरू करो। धीरे 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 तिनके तिनके से आप चीज़ें जोड़ो। परमात्मा देख रहा होता है आपकी मेहनत को। आपके हाथ आपके साथ जब दो चार हाथ और जुड़ जाते हैं तो उनकी योग्यताएं, उनको भी आगे सफल होना है, फिर उनकी मेहनत, उनकी किस्मत सब साथ काम करती है। और एक ना एक समय ऐसा आ जाता है जब आपको लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ठोक रहा हूँ, एक समय ऐसा आता है कि चीज़ें पिघलना शुरू हो जाती हैं। और उसको मैंने ज्वलंत रूप से फील किया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रही, क्योंकि आज आप सफल हो गए हैं, तो आप आज कुछ भी कहेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि अरे भाई पैसा है तो कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है, इसके लिए पीछे चलना पड़ेगा। मैं भी यूपी से आता हूँ, मैं भी अब अपना मीडिया हाउस चला रहा हूँ, मेरी मार्केटिंग की कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, और अब आप ब्रांड कैपिटल जैसी एक वो मतलब इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। मैं एक बार ये भी चाहूँगा कि आप अपने टॉप 10 उन क्लाइंट्स का नाम बताइए जिसके लिए आपने काम किया, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा लग जाए कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत हमारी तो हमारा जो पहला क्लाइंट था वही एक अपने आप में ब्रांड था, वीवो मोबाइल। हमने वीवो का काम किया। तो फर्स्ट प्रोडक्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि काम किया, काम करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हमारे बिज़नेस में क्या था कि छोटा सा प्रोजेक्ट था, 20 लाख रुपए का इंटीरियर रेनोवेशन था। 600 स्क्वायर फीट की चंडीगढ़ में दुकान थी। अच्छा। आपने एक जो फंडिंग और उसके ऊपर पूछा ना, मैं वो बताता हूँ कि फंड नहीं होता तो कैसे आ जाता है। हाँ। परमात्मा कैसे मदद करता है। तो क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर अगर वो दिल से चाह ले तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आ जाता है और आपको हेल्प करके चला जाता है। ठीक है। तो 20 लाख रुपए के उस प्रोजेक्ट में जब हमने वो बिड जीती और हमें वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी और हमें वो प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ, तो परचेज ऑर्डर के साथ साथ 50% एडवांस का क्लॉज था। और उस एडवांस में 20 लाख रुपए के काम में 10 लाख का एडवांस आ गया। तो वो 10 लाख रुपए एक्टेड एज अ सीड फंडिंग फॉर मी। ओह। तो वो मेरे लिए एक सीड फंडिंग हो गई। लोन नहीं मिला तो वो पहला प्रोजेक्ट हुआ। मतलब मजेदार बात, जिस कंपनी का आप काम करने गए हैं उसको पता ही नहीं कि आपका फंड नहीं है। हाँ, उसको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये सब नहीं बताना, यही तो गेम है सारा। अपने पहले बार में आपको ऐसा कॉन्फिडेंटली ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। देखो, इतना तो गेम आपको करना पड़ेगा। हाँ। और ये मुझे लगता है ये हम यूपी बिहार के लोगों में ना बाय डिफॉल्ट होता है। कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है अंदर से अंदर तक। लेकिन हाँ, ये है कि हालत हमारी जैसी मर्जी हो, लेकिन हम उस तरीके से आपको पिचिंग करनी हो कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, आप एक जर्नी पे निकले हो। ठीक है, आपका समय अभी नहीं है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आएगा। वो 3 साल बाद का विजन आपको आज ही फील करना है। तभी गेम मैनिफेस्टेशन, जो आजकल आप लोग कहानियां भी लिखी गई हैं, किताबें भी लिखी गई हैं कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन वाकई में काम करता है। और ये चीज़ आपको फील कर लेनी है कि यार मैं तो एक ऑलरेडी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। लेट्स रिएक्ट लाइक दैट। एक मजेदार बात, फिर मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको उस सवाल को याद दिलाऊंगा जिसका आप जवाब दे रहे थे। मैक्सिमम लोग ना यही स्टक करते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं, मैं प्रोजेक्ट मांगने कैसे चला जाऊं, मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरी कोई ऑफिस नहीं है, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं लेकिन अप्रोच कैसे करूं। तो ये वाली कहानी मैंने इसीलिए रोका कि आज जो व्यक्ति 5 साल में मतलब 50 करोड़ का काम कर रहा है, वो जब पहला काम मांगने गया और 20 लाख का काम मिला, उसके जेब में 1 रुपया नहीं था। 1 रुपया नहीं था। कोविड का दौर था, रुपया तो छोड़ो। और मीटिंग भी वो थी, थोड़ी फिजिकल मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। ऑनलाइन मीटिंग में आपको अपने आप को उस तरीके से हमने और आपने कहा बीड जीता था, यानी और कई कंपनियां हाँ, थी। बहुत सारी कंपनियां। देखो, कोई भी काम अवार्ड होता है ना, जब बड़े कॉर्पोरेट में जाता है बिग, तो एक सरकारी गवर्नमेंट काम में क्या होता है कि टेंडर के थ्रू अवार्ड होता है। तो वही कल्चर प्राइवेट में भी है। प्राइवेट में भी एक टेंडर सिस्टम होता है, वहाँ पे L1, L2, L3, L4 लोग अपनी बिडिंग डालते हैं। फिर आप जो लोवेस्ट होता है, या जरूरी नहीं है कि लोवेस्ट कोई मिल जाए, आपके पुराने काम देखे गए या आपके नए काम को देखकर या आपकी टीम साइज देखकर या आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखकर। तो मेरे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन मैंने जॉब में, अब देखो यहाँ पर आ जाता है गेम बात का कि जाहिर सी बात है उस कंपनी ने ये तो देखा होगा कि ब्रांड कैटल ने कितने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं हमारे जैसे। हमारे पास तो एज अ कंपनी तो मैं पहला काम मांगने गया था। लेकिन जब मैं जॉब में था और उस कंपनी का जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसने पहले मेरे साथ काम कर रखा था। तो मैंने उसको उस लेवल पे, उस टाइम पे ऐसी सर्विस दी थी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नौकरी ऐसे करो जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हो। मैं अपने बॉस को ऑलमोस्ट फ्री रखता था, ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि मैं वहाँ पर इस तरीके से काम करता था कि मेरा काम है। मैंने कभी भी ये नहीं देखा, वक्त देखकर, टाइम देखकर काम नहीं किया।
सुबह 6 बजे से लेकर आपको समय देखना नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम मस्ती में करते जाना है। नेचर अपने आप, कुदरत अपने आप आपको रिवॉर्ड देगी इस चीज़ का। तो हमने उस टाइम पर काम अच्छा कर रखा था, उसको एक्सपीरियंस ऐसा दे रखा था, उसको पता था कि यार कि इस कोविड के दौरान में मैं किसी को काम दूंगा शायद फंस सकता हूँ, विकास के ऊपर ट्रस्ट कर लूँगा ना तो ये फंसने नहीं देगा, मुझे अटकने नहीं देगा। तो वही एक उसका विश्वास, 20 लाख रुपए के काम पे 10 लाख रुपए की फंडिंग, वो मेरे लिए फंडिंग हो गई। अब ये तो हुई एक तरफ की कहानी काम लेने वाले की, जिससे मैंने काम लिया, जिसने मुझे काम दिया। अब मैं उस तरफ बताता हूँ कि मुझे काम करवाना भी तो है। तो मेरी वो टीम जिसको मैं पिछले 10 साल से अपने साथ लेकर चल रहा था, उन्होंने मेरे को कोऑपरेट करा। मेरे वो सप्लायर्स जिनको मैंने सपोर्ट किया था बिजनेस देने में, उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मेरे पास तो पैसा है नहीं भाई देने में, तो उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं लिया। लोगों ने काम किया, काम करते करते पूरा महीना लग जाएगा, अब सैलरी तो 1 महीने बाद देनी है ना, तो वो सब कैलकुलेशन ना आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। और लेकिन आपके दिमाग में आपको ये डरना नहीं है यार कि मैं शुरू कर लूँगा, अब 1 महीने बाद सैलरी देनी है, कैसे दे पाऊँगा, नहीं आ पाएगा। अरे सब व्यवस्था हो जाएगी भाई, जब ऊपर वाले ने नीचे पटका है ना तुम्हें, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ उसने पहले से कर रखा है। तुम अपने आप को परफॉर्म करो, आपको घर पे ऐसे नहीं बैठ जाना, आराम से आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। इसमें भी मुझे 2 चीज़ें दिखी जो आपने कहा ना, बड़ी मतलब की हैं। एक आपने कहा कि आपका व्यवहार बड़ा अच्छा था ताकि मार्केट में जो है लोग आपसे जुड़ गए। दूसरी चीज़ की आपकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी रही होगी, यानी कि जो बिजनेस करने उतर रहा है मार्केट में उसकी क्रेडिट भी अच्छी होनी चाहिए और नेचर भी अच्छा होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तभी वो बिन पैसे के भी काम कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए व्यवहार से आपने किसी के साथ क्या व्यवहार किया, व्यवहार से डेवलप होता है आचार, आचार से बनता है विचार, और विचार अगर मिल गए तो बन जाएगा व्यापार। अरे ये क्या बात है, क्या बात है, एक बार फिर से। सिंपल, अगर मैं आपसे के साथ काम मांगने आया, मेरा व्यवहार आपसे अच्छा है, आपने मुझे कैसे भी करके बात करी, मैंने आपसे बोला देखिए सर ऐसे ऐसे, तो व्यवहार से हमारे आचार और विचार मिले। अब जब मेरा विचार और आपके साथ आचार विचार हमारे मेल खा गए तो व्यापार तो अपने आप हो जाएगा ना। ठीक है, ये तो वीवो कहानी हो गई। और कितने ब्रांड के साथ? तो इसी तरीके से फिर जैसे अब वीवो, अब देखो एक पहला जैकपॉट आपको लेना जरूरी है। आपको अपना पहला बिजनेस, मैं दर्शकों को बोलूंगा जो भी कुछ भी करना चाहता है किसी भी फील्ड में, फर्स्ट कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो फर्स्ट कस्टमर आपको सुपर कॉन्फिडेंट करता है, जो एक्चुअली में आपके लिए एक लॉन्चिंग पैड होता है। वहां से आप लॉन्च होते हो, फिर स्काई इज द लिमिट। तो और उसके बाद आपने जिस क्लाइंट का काम कर लिया, अब आपने इधर उधर नहीं जाना, आपने उसी क्लाइंट के कॉम्पिटिटर की दुनिया को ढूंढना है। तो जब मैंने वीवो कर लिया, तो मैं वीवो करके ज्वेलरी में या पिज़्ज़ा वाले की दुकान पे नहीं चला गया। मैंने वीवो करा तो मैंने कहा वीवो का कॉम्पिटिटर कौन है, ओप्पो। पहुंच गए ओप्पो के पास, भाई साहब हम करते हैं। ओप्पो ने काम दे दिया। ओप्पो का कॉम्पिटिटर और कौन है, वीवो, ओप्पो, रियलमी, फिर तीसरा रियलमी आ गया। फिर ये एक्चुअली ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, ये चारों एक ही कंपनी, चाइनीज़ कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्सिडरी हैं, लेकिन अलग अलग ऑपरेट करती हैं। ठीक है। तो इनको एक एक को करके देख के चारों आ गए। जब ये चारों पाँचों कर लिए तो फिर हमने और थोड़ा ब्रांड इस्टेब्लिश किया। तब तक हमें 1 साल हो चुका था, बढ़िया पोर्टफोलियो बन चुका था। फिर हम फूड एंड बेवरेजेस में आए। फिर हमने कहा F&B सेगमेंट करते हैं। फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिली KFC, पिज़्ज़ा हट, इनके रेस्टोरेंट्स बनाने की। फिर पिज़्ज़ा हट कर लिया तो उसको देख के डोमिनोज़ आ गया, तो डोमिनोज़ कर लिया। तो ऐसे ही करते करते फिर सागर रत्ना आ गया। फिर ये करते करते जर्नी चलती गई। फिर हमने सोचा अब हम यार अपैरल्स में जाते हैं। अपैरल में हमने नाइकी कर लिया, प्यूमा कर लिया, एक एक फ्रेंचाइजी स्टोर मिला, कहीं कुछ मिला। हमने जो काम मिला, किसी भी काम को मना नहीं किया। होता है ना कि एक जो आप अगर आज की डेट में कहानी सुनते हो, एक संगीतकार की, गीतकार की, कलाकार की, शुरू में वो बम्बई गया, उसने काम मांगना शुरू किया। उसको पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत छोटा सा रोल मिला, तो उसने वो छोटा सा रोल कर लिया, मुंह पे कपड़ा रख लिया था ताकि कोई देख ना ले। और सरफरोश मूवी में बहुत छोटा सा सीन था उसका, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी जर्नी को रोका नहीं, उसने मेहनत करता गया, तब जाके उसके जीवन में गैंग्स ऑफ वासेपुर आ गई और वो आगे निकल गया। तो उसी तरीके से हमने भी ये नहीं सोचा यार कि कौन सा काम छोटा बड़ा, हमें जो मिला हमने वो सब किया। वो हमारे उसने हमें प्रॉफिट बिल्कुल नहीं दिया होगा, लेकिन पोर्टफोलियो में ऐड हुआ। फिर उसके बाद हमने अपैरल किया। फिर हम जब थोड़ा सा लेवल बढ़ा हो गया, फिर हम ज्वेलर्स की तरफ गए। अब ज्वेलरी एक लग्जरी है। तब मैंने सोचा यार कि जब अब तक मेरा 3 साल में ना पोर्टफोलियो बिल्ड हो चुका था बहुत सारा, लेकिन हमारी जैसी और कंपनियां पीछे से आ रही थी और पहले से भी कर रही थी। अब यहाँ पर एक और सीख है हमारे
श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, कि आपने जरूरी नहीं है कि आपने एक चीज़ को क्रैक कर ली है तो वही आपकी हमेशा चलेगी। आपको निरंतर अपने काम में जो आपने स्टार्टअप एक यूनिक आइडिया से ढूंढा, उसी के अंदर आपको एक और यूनिकनेस ऐड करनी है, आपको फ्लेवर्स ऐड करने हैं, वरना दर्शक बोर हो जाएंगे, वरना आपका कस्टमर एक अगर मोनोटोनस आ गया बिजनेस में तो आपको खुद ही मन नहीं लगेगा। तो हमने कहा यार ये मोनोटनी आ रही है, अब और क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो ज्वेलरी सेक्टर बूम कर रहा है और आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको एज ए फाउंडर देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर इंडिया किसके लिए रेडी हो रहा है। तो गोल्ड के प्राइसेस इम्पैक्ट कर रहे थे, वो मेरी बुद्धि वहाँ पे चली गई। मैंने कहा यार आज की रेट में सबसे ज़्यादा क्या बढ़ रहा है, खाना पीना ठीक है, 20 रुपये 200 रुपये 500 रुपये का पिज़्ज़ा खा लोगे, 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खा लोगे, कपड़े 2000 की शर्ट 5000 की शर्ट, अपैरल शोरूम 20 लाख में बनता है, 15 लाख में बनता है, सबसे महंगा प्रोडक्ट क्या है, गोल्ड। तो भाई साहब गोल्ड, ये दिमाग में आया। मैंने कहा अच्छा, तो गोल्ड अगर महंगा है तो उसके ओनर का माइंडसेट और लेवल का होगा, वो अपना जब शोरूम बनाता होगा तो उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता होगा। ये मैंने सोचा, फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, इसमें ही घुसते हैं। तो अब ज्वेलरी सेक्टर में एंट्री करना बहुत टफ है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि अगर एंटरप्रेन्योर ठान ले और वो अपनी जान लगा के अपने मिशन पे चल पड़े तो भगवान किसी ना किसी रूप में आता है और आपके हाथ में वो ट्रॉफी पकड़ा जाता है। अब आप यकीन नहीं करोगे, मेरी शुरुआत ज्वेलरी सेक्टर में, जब मेरे को ज्वेलरी का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, और सीधा धमाकेदार इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, अच्छा, डायरेक्ट इसके साथ शुरुआत हुई हमारी। क्या बात है। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा तो है ही है। अब इनको ये क्या करते थे, ये लोग बाहर से बहुत सारे, मतलब सिंगापुर से और बाहर की कंपनियों से ये काम करवाते थे। अच्छा, इंडिया के लोगों को नहीं, ये इंडिया के लोगों को, इंडियन उन्होंने ट्राई किया था 1-2 बार, बट वो फेल हो गए थे, बिकॉज उनकी क्वालिटी का लेवल और जो स्टैंडर्ड है ना, वो अल्ट्रा लग्जरी लेवल है। अच्छा, आप मालाबार गोल्ड के शोरूम में जाएंगे तो आपको अपने आप ही फील आएगा कुछ मतलब नेचुरली हर चीज़ बड़ी प्लग एंड प्ले जो जहाँ रखी गई है बहुत बेहतरीन तरीके से रखी गई है। मतलब जो कंपनी विदेशी कंपनियों से काम कराती है, इंडिया के लोगों को खारिज करती है, वहाँ विकास झा पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। हाँ, वहाँ पहुँच गए। अब देखो वहाँ पहुँच भी गए, मिल भी गया। ये देखो तो सही, देखो मैंने क्या बोला कि हम पहुँच गए। पहली बात तो अपने आप में सोचना ही बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने क्या कि नहीं, इंडिया के ना टॉप 5 ज्वेलर्स की लिस्ट निकालते हैं। तो उसमें बट ऑब्वियसली कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क, मालाबार आया और 1-2 ब्रांड्स और आए। तो हमने अपनी एक टीम को, मैंने कहा सेल्स कॉलिंग पे चालू कराओ। तो 5 को कॉल किया तो मालाबार से रिस्पांस आ गया एक बार को। अब जब यहाँ से रिस्पांस आया तो मैंने तो मीटिंग हमारी फिक्स हुई। तो इनका कैलीकट में केरला में शोरूम है और केरलाइट्स में कुछ तो ऐसा डिफरेंट है। साउथ में ज्वेलर में शायद केरला की मिट्टी में सोना उगता है। अच्छा, कल्याण ज्वेलर फ्रॉम केरलाइट, मलाबार केरलाइट, जॉय लुकास केरलाइट, टॉप 5 ज्वेलर्स आप देखो तो फ्रॉम केरला, शायद इससे भी और ज़्यादा नाम होंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला तो मालाबार के चेयरमैन MP अहमद सर हैं, उन्होंने मौका दिया मिलने का। तो जब मेरी मुलाकात उनसे हो रही थी, मैं अब यहाँ पे आती है एलिवेटर पिच। मेरी मुलाकात जिस मैनेजर के थ्रू थी, हम गए तो बस 2nd फ्लोर पे वो बैठते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रिसेप्शन पे था। ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर तक पहुँचने में लिफ्ट में ही मेरे को टाइम मिला। बस उस शायद 5 सेकंड में लिफ्ट पहुँच गई होगी। उस 5 सेकंड में मुझे इंप्रेस करना था उनको कि मैं कर दूंगा। 5 सेकंड 5 सेकंड हो गए, मतलब ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर लिफ्ट पहुँचने में कितना समय लगेगा? हाँ, वो भी उनकी लिफ्ट जो इस तरह की, हाँ क्या लगेगा मतलब। तो उन्होंने सिर्फ मेरे से एक सिंपल सवाल पूछा, विकास, वी सेल गोल्ड, प्योर गोल्ड, पीपल ट्रस्ट अस, वी वांट आवर फर्नीचर शुड ग्लिटर लाइक गोल्ड, कैन यू मेक इट? एब्सोल्युटली सिंपल। मैंने कहा यस सर, एब्सोल्युटली, जस्ट गिव मी 15 days टाइम, आई विल कॉपी एग्जैक्टली द सैंपल विच यू आर गेटिंग फ्रॉम सिंगापुर। तो उनको शायद मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा होगा, शायद वो नेचुरल है जो चीज़ है। तो उन्होंने बस लिफ्ट से, इतनी बार लिफ्ट में होगी, लिफ्ट के दरवाजे से बाहर निकले और मेरे साथ जो मैनेजर था उनका सबऑर्डिनेट, उन्होंने बोला ओके, गिव हिम अ चांस, गिव देम प्रोटोटाइप टू मेक, सेंड हिम, रिलीज हिम ड्राइंग्स, गिव देम द डॉकेट, गो आफ्टर 15 days, चेक इन देयर फैक्ट्री, इफ इट्स डन गिव देम द ऑर्डर। बस खत्म। फिर वो अपने कैबिन में चले गए। ये थी मेरी मालाबार की मीटिंग। ओके, दैट्स इट। कोई वहाँ पे, अब देखो, अब ये आपके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। वहाँ पर अगर मैं ये बखान करने लग जाता, सर हमने बहुत काम करे हैं, सर मेरी प्रोफाइल देखो, सर हमने ये करा है, सर हमने वो करा, नहीं कुछ नहीं भाई, बहुत 55,000 करोड़ का आदमी है, उसकी स्टडी मैं पहले करके जा चुका हूँ। मुझे पता होना चाहिए वो क्या पूछने वाले मेरे से, और मेरे को ना उसका समय बचाना है, समय नष्ट नहीं करना।
तो मैंने उसके समय को बचाया, उसी लिफ्ट में उसने डिसीजन दे दिया। मैंने कहा यस सर ऑफ कोर्स कैन नॉट वी कैन आई कैन जस्ट रेप्लिका द मॉडल, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, कोविड चल रहा था। कोविड के सेकंड फेज की बात है ये 2022 इफ यू रिमेंबर, सेकंड फेज और भयंकर थी, हाँ, वो और उसमें सब खतरनाक थी, बिल्कुल लॉक हो गए उसमें थे। सब कुछ था, ट्रेन तक बंद हो गई तो थी। बस तो उस वाले केस में उन्होंने हमसे पूछा और फिर मैंने बोला ठीक है सर। मैंने अपने पार्टनर के साथ मैं मिला, वापस आए, मैं और गौरव हम बैठ के बात करने लगे। मैंने कहा चैलेंज तो बहुत तगड़ा है, तूने क्या बोल दिया। मैंने कहा भाई, और उस टाइम पर हमने तो देखा तक नहीं था क्या बना रहे हैं लोग, हमें क्या पता था। फिर उन्होंने हमें दिल्ली, औरंगाबाद, गाजियाबाद के पास हिमालय भर की दुकान है, वहाँ पर हम गए। अच्छा वहाँ पर ना बड़ा एक चीज़ थी उस समय, ऑड इवन चलता था, ये दुकान खुली है तो सामने वाली बंद है, याद होगा आपको कोविड के टाइम पे, ये खुला है ये बंद है। तो मैं वॉक इन करता हुआ ऐसे ही, उन्होंने बोला आप जाके पहले हमारा फर्नीचर देख के आओ। तो मैं उनके मालाबार के स्टोर में गया, अंदर घुसा और देखा, और बहुत ही अलग लेवल की चीज़ थी। बट क्योंकि एक चैलेंज ले लिया था, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बन सकती। आजकल तो साइंटिस्ट आदमी बनाने लग गए हैं, क्लोन बनाने लग गए हैं। तो यार वो तो ठीक है, पीस ऑफ फर्नीचर है, उसको बहुत दक्षता से किया गया है, बहुत प्रिसीशन के साथ किया गया है, बहुत डिटेलिंग के साथ किया गया है, ध्यान रखेंगे। सारे मटेरियल्स को सोर्स किया, समझ आया, दिमाग लगाया क्या क्या है, उसके स्वैचेस लिए, अपनी टीम के साथ आया, बैठा। मतलब 15 दिन का टाइम उन्होंने दिया था, 7 दिन तक मैं और गौरव, हम दोनों पार्टनर घर नहीं गए अपने। अच्छा। खटाखट बनाते गए। एक पहला सैंपल बनाया, रिजेक्ट हुआ, दूसरा बनाया, फोटो भेजी, फिर तीसरा मंगाया, चौथा, करते करते छठे बार में 9वें दिन सैंपल रेडी था हमारा। उनकी टीम आई, उन्होंने देखा, ओके, तो क्या अप्रूवल से भी ऊपर के लेवल की बात थी, क्योंकि हमने उसके मतलब उनका सिंगापुर से जो सैंपल आया था वो रखा था, और हमने जो इंडियन वर्कर्स के साथ जो बनाया था वो रखा था। वो यही नहीं पहचान पा रहे थे कि सिंगापुर वाला कौन सा, इंडिया वाला कौन सा है। अरे गजब, उस लेवल की क्वालिटी। तो फिर तो ऑर्डर देना ही था। उसी दिन उन्होंने, और मेरी फैक्ट्री का वो पहला फिक्सचर सैंपल प्रोटो था। हमने फैक्ट्री शुरू में नहीं लगा ली थी, पहले तो हमने 1 साल 2 साल ऐसे ही स्ट्रगल किया। फैक्ट्री हमने उस टाइम पे जस्ट एक छोटी सी वर्कशॉप ली थी। वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर उसी टाइम पर, वो मुझे पूरे साल के लिए बुक करके चले गए। उन्होंने बोला यू हैव टू मेक 10 स्टोर्स, क्योंकि वो मंगाते थे सिंगापुर से, उनको 6-6 महीने लग जाते थे लाने में डॉग पे। अच्छा, वो आपको एक साथ इतना बड़ा एक साथ वो मेरे को पूरे साल भर का ऑर्डर दे गए। हाँ। मेरी पूरे साल फैक्ट्री, पूरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मालाबार से चली, और कोई दूसरा क्लाइंट ही नहीं गया हमने। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, बड़ी अच्छी बात निकल के आ गई थी। ये सवाल तो मैं किसी और चीज़ के लिए पूछा था, लेकिन अब आ जाता हूँ उस सवाल पे। जी। बहुत से यूथ, बहुत से लोग, जब मैं बिजनेसमैन के साथ बात करता हूँ ना, तो जब उनके सवाल आते हैं ना मेरे कमेंट में, तो अब आपसे बात करके लग रहा है कि यार कई जगहों पे तो वो खुद स्टक होते हैं, वो खुद क्लियर ही नहीं होते हैं। अब आपको ये है कि 2 सेकंड में एक एलिवेटर पिच देनी है, कन्विंस करना है, ये एक अलग बात हुई। आपको क्या लगता है कि जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसके अंदर वो कौन सी 2 से 3 क्वालिटी होनी चाहिए जिसको लेकर के उसको आगे बढ़ना चाहिए? वो क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो बिजनेस नहीं करना चाहिए। नहीं करना है। बहुत बेहतरीन सवाल सर्वेश भाई, मज़ा आ गया। अपने पूरे एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ कि एक नंबर 1 क्वालिटी जो मैं जिसको बोलता हूँ वो है कॉन्फिडेंस। वो तो मैं देख रहा हूँ। कॉन्फिडेंस, देखो अब ये कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है सर्वेश भाई, कि ना कॉन्फिडेंस मैं हमेशा कहता हूँ इट्स लाइक एन अम्ब्रेला। ये एक छाते की तरह है। इट विल नॉट स्टॉप द रेन, बट इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रेन, राइट? ओके। तो कॉन्फिडेंस इज लाइक एन अम्ब्रेला, कि आप, बारिश तो नहीं रोक सकती छाता, नहीं, लेकिन बारिश होगी तो आप बच जाओगे, टिटे रहोगे। तो जब आप कॉन्फिडेंट हो ना अंदर से, अब कॉन्फिडेंट अगर आप हो तो आपके ऊपर कोई भी सवाल आएगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो धारा प्रवाह चीज़ निकलेगी। लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होगा, अब आप यहाँ पे आइए, जड़ पे आइए थोड़ा सा, और अंदर डीप ले जाता हूँ आपको। कॉन्फिडेंस तो मैंने बोल दिया तो होना चाहिए। आपने मुझे 2-3 क्वालिटी, तो नंबर 1 कॉन्फिडेंस, नंबर 2 हार्ड वर्क करने का इंटेंशन। ओके। आज की डेट में ना जो मैं फील कर रहा हूँ और जो मैं अब देख रहा हूँ, ये वाली जनरेशन ना मेहनत करने से बच रही है। हाँ, वो पैसा उसके वो इंटेंशन आपने बोला ना, ये प्रॉब्लम, बस ये हार्ड वर्क, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। ये तो आप समझ लो, अगर भगवान भी आपको दे रहा है ना, वो आपको भले ही 10वें दिन, 12वें दिन, 10वें साल में दे, 5वें साल में दे, लेकिन पहले 4 साल मेहनत कराएगा दोस्त। वो मेहनत करने की जो एक जुझारूपन होता है ना, वो आपको लगे रहना है। वहाँ पर आप हार नहीं मान सकते, क्योंकि जर्नी जो मज़ा है ना, वो सिर्फ जर्नी का ही है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद तो फिर वो मज़ा रहता नहीं है, आपको ही मालूम है। वो तो उस दौरान जो आप मेहनत करते हो ना, वो मेहनत करने, अगर आपके अंदर हार्ड वर्क का जो एक पैशन है वो होना चाहिए। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा परसिवियरेंस, पेशेंस। ओके।
ये मतलब कि मैं कितना मुझे करना है, किस लेवल तक जाना है। आपको मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। आपने देखा है ना कभी कभी पत्थर पे पौधा निकलते हुए, हाँ हाँ, देखा है। कितनी बार देखा है? हाँ हाँ। तो आप सोच के देखो कि हम अपने घर में गमले में पौधा रोपते हैं, मिट्टी, खाद, पानी डालते हैं, सींचते हैं उसको, फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद देखते हैं फूल आए, फल आए, नहीं आए, फूल आया, नहीं आया। अब आप सोच के देखो, जो चट्टान के अंदर, पत्थर के अंदर वो एक पौधा, एक दुईब घास निकल रही है, उसकी स्ट्रगल क्या होगी, कि उसकी स्ट्रगल किस लेवल की होगी। तो ये स्ट्रगल हम लोगों की है। जो आपने एक सवाल छेड़ा था कि यूपी बिहार से लोग आए, बोलने का लहजा में समस्या है, एमटीआई बोलते हैं उसको, मदर टंग इंटेंसिटी। तो लोग उस तरीके से आपको एंटरटेन नहीं करेंगे पहले। लेकिन आप यकीन करोगे, मेरे को जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मैं हमेशा अपना बिहारी पना, अपने लहजे पना, बिल्कुल डिसिप्लिन में रह के, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं छिपाया कि आई एम फ्रॉम बिहार। मैं बहुत तरीके से अपने नाम के आगे चौड़े में झा लगाता हूँ। और आप यकीन मानिए, मैं जिस जिस क्षेत्र में गया हूँ, जहाँ पर भी मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में काम करने गया हूँ, उस कंपनी के टॉप लेवल का व्यक्ति आपको झा या मिश्रा ही मिलेगा। ऐसे बोलेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं कि नहीं, हम मोनोपोली वाली बात कर रहे हैं, आपको लेकिन मेरे को मिले हैं, मेरे को हमेशा बिहार से लोग मिले हैं, उनको भी लगता था यार ये व्यक्ति आया, अच्छा तुमने यार बिहार से आए हो, तुमने स्टार्ट कर। मैंने कहा हाँ भाई लेकिन करते एक हैं। मजेदार बात बताऊं, ये झा, मिश्रा, उपाध्याय, चौबे जो यूपी और बिहार में है ना, वो इतनी दयनीय स्थिति में हैं कि उनके 2 टाइम के रोटी की व्यवस्था भी नहीं है। मेजॉरिटी की बात कर रहा Majority, हूँ, कुछ लोगों की बात छोड़ दो जो सियासत में जो जमींदार रहे हैं उनकी। लेकिन एक बात बताओ आप मुझे, और ये बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ यूपी और बिहार के लिए नहीं, मैं उन तमाम शहरों से, उन तमाम ज़िलों के, शहरों के अंदर जो गांव में लोग रहते हैं, आप इसको यूं समझिए कि पूरे हिंदुस्तान के अलग राज्यों के, अलग ज़िलों के गांव में रहने वाले व्यक्तियों के लिए सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, जो इस शहर में आते हैं और खुद से अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं कि यार मैं कैसे करूंगा, मैं अच्छा दिखता नहीं हूं, मैं अच्छा बोलता नहीं हूं, या वो कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो आपकी तरह या ब्रांड कैटल की तरह कुछ नया लेकर के आ पाएँ। क्षमता तो सब में होती है, ये मानते हो आप? बिल्कुल सही बात है, क्षमता सब में होती है, कर गुजरने की इच्छा भी सब में होती है। हाँ लेकिन अब यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट गेम आता है, एग्जीक्यूशन बोलते हैं जिसको। हाँ। कार्य गुजरने की जो एक कला होती है कि उसको कैसे किया जाए। मतलब आपने ठान लिया कि मुझे करना है, तो शायद अगर आपने ठान लिया ना, तो तरीके बताने वाले आपको 100 लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो ठानने की इच्छा शक्ति तो आप पहले दिखाओ। आपने दिखा दी, इच्छा भी दिखा दी, अब आप करने भी आए, तो होता क्या है कि आपने पहली बार में किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बार में ही सफलता मिल जाए। आप फेल भी हो सकते हो, कोई बात नहीं, दूसरी बार आओ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, पहली बार तीर चलाया, लग सकता है निशाने पे, दूसरी बार चलाया नहीं लगा, तीसरी बार नहीं चला। एक बार जब आप 100 बार प्रैक्टिस करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो एक दिन तो आएगा कि तीर निशाने पे लग जाएगा। लेकिन क्या तब तक टिकने का साहस आप में है या नहीं है? गेम सिर्फ एग्जिस्टेंस या नेग्लिजेंस का या हटने का नहीं है। गेम सिर्फ टिके रहने का है। गेम सिर्फ सर्वाइवल का है। जिंदा बच गए, ये T20 मैच नहीं है, टेस्ट इनिंग्स है। टेस्ट मैच में आपको विकेट पे बस टिके रहना है। कोई बात नहीं, बॉल आ रही है, यॉर्कर आ रही है, स्टॉप कर लो, बाउंसर आ रही है, झुक जाओ, ऑफ साइड जा रही है, थोड़ा सा बैट पीछे कर लो, लेकिन आपको बस किसी तरीके से टिके रहना है। आपको बस टिके रहना है। ये जर्नी सिर्फ टिके रहने की है। मुझे एक बात याद आ रही है, इसका भी जवाब दो आप मुझे, कि आप कह रहे हो टिके रहना है, यानी कि आप कह रहे हो कि टेस्ट खेलो, वनडे खेलो, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में ना, जहाँ मोबाइल पे हर चीज़, लोग बहुत से झूठ बोल रहे हैं, लोगों को लगता है आज आए और कल सफल हो गए, कोई ये कहानी सुनाता है, कोई वो कहानी सुनाता है, तो हर कोई T20 खेलना चाहता है। तो क्या ये संभव है? ये जितनी कहानियाँ सोशल मीडिया में तैरती हैं, उस हिसाब से क्या कुछ रातों रात होता है क्या? देखो, रातों रात मुझे ऐसा लगता है कि रातों रात नहीं होता है। अगर रातों रात हो भी रहा है ना, तो उस रातों रात तक पहुंचने के लिए भी पीछे 5-7 साल की जर्नी है। आप अपनी ज़िंदगी से जोड़ लीजिए ना। आप आज एक सफल पॉडकास्टर हैं, लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपका टाइम ले रहे हैं, लेकिन क्या आप आज ही बन गए वो चीज़? 20 साल लगे। 20 साल लगे ना। तो अब 20 साल, अब आपको मैं इस तरीके से बताता हूँ दर्शकों को कि आज के सर्वेश मिश्रा को जो आप देख रहे हैं, वो सर्वेश मिश्रा आज नहीं है। पिछले 20 साल के दौरान जो मेहनत सर्वेश मिश्रा ने करी है, और जो प्रोडक्ट उस प्रोसेस के दौरान निकल के आया है, वो सर्वेश मिश्रा है। बात तो सही है। तो समय देना पड़ेगा चीज़ों को,
ठंडा करके खाने वाली चीज़ है, तुरंत भाग दौड़ में नहीं है, थोड़ा सा समय अपने आप को दें, इतनी कोई हड़बड़ नहीं है। जो सोच रहा है जो सोचने दो, आपको नहीं बोलना आ रहा कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम करना देखो ज़रूरी है। आप अगर ये सोच लोगे कि हाँ ठीक है सब अपने आप हो जाएगा, तो फिर अपने आप हो ही जाएगा, आपकी ज़रूरत नहीं है नेचर को। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ अगर आप सकारात्मक सोच से और कुछ अप्रत्याशित करना चाहते हो, तो अप्रत्याशित आपको दिखना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा और उसके हिसाब से सोचना भी पड़ेगा। देयर इज़ अ वाइज सेइंग, एक कहावत है, इफ़ यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल सी बात है कि अब आपको नज़रिए को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो या तो आप खुद बदल लें, या फिर एक समय आएगा नेचर आपको बदल देगी। तो बेटर है, अब मान लीजिए किसी का वज़न बहुत बड़ा हुआ है, उसको फिटनेस पे काम करना है, या उसके अंदर रोग प्रतिरोधक की जो शक्ति है वो क्षमता कम हो रही है, अब वो चाह रहा है कि उसको अब, लेकिन वो फिर भी जंक फूड खाई जा रहा है। लेकिन अब या तो वो खुद समझ जाए और अपनी फिटनेस पे काम कर ले, नहीं तो एक दिन डॉक्टर बोल देगा काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है कि हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी की दौड़ अलग है, हर किसी का, क्योंकि हमें उस व्यक्ति की स्टोरी नहीं मालूम कोई कहाँ से आया है। लेकिन आप देखिए कि इसी देश में तो पॉसिबल हुआ है ना कि एक हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी एक समय सुसाइड करने चले गए थे। अगर आप उनकी आप जीवनी पढ़ें तो उनको NDA में जाना था। NDA में वो जब सेलेक्ट नहीं हो पाए, आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, डिफेंस में, तो वो सुसाइड करने चले गए। और ऋषिकेश में जब वो गए तो उनको कोई मिले महात्मा और उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि तू इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, तो शायद देश के सेना के लिए कुछ ऐसा बना दे या कुछ बड़ा कर दे, शायद तू उसलिए बना, तू वापस जा। और वो अपनी बहन के गहने बेचकर इंटरव्यू देने आए थे और जो सिलेक्ट नहीं हुए तो उनको लगा कि मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। वापस जाने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। और दुनिया आज जान रही है कि APJ अब्दुल कलाम कौन है। अच्छा, मुझे लगता है सफल होने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, कई ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, क्योंकि अभी आपने कलाम साहब की बात की, इसके पहले भी एक जिक्र किया था। तो आप पढ़ने का भी शौक़ रखते हैं क्या, ऐसी जीवनी? देखिए जीवनी, हाँ मैं बिल्कुल जीवनियाँ पढ़ता हूँ। मैं प्रेरक लोगों से प्रेरणा लेता हूँ, जितने भी लोग हैं। हाँ, मैं कोई ऐसा, मैंने कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी कोई पढ़ाई या मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज की डेट में मैं आप जैसे लोगों के बारे में पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के बारे में सुनता हूँ। अच्छा, तो बिजनेसमैन आदमी में बहुत चतुर होता है। नहीं, उसको चतुर पता है कि किस सवाल का जवाब कैसे देना है, कहाँ से निकलना है। लेकिन एक चीज़ तो है कि जो मैं भी ये मानता हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं। एक आदमी वो होता है जो पढ़ा हुआ होता है, खूब पढ़ा हुआ होता है। एक आदमी वो होता है जो गढ़ा हुआ होता है, जिसको परिस्थितियाँ गढ़ती हैं। करेक्ट। जैसे आपका वो बिहार का परिवेश आपको गढ़ा होगा, आप फैमिली में बहुत गरीब रहे होंगे, तो एक ये रहा होगा कि यार कुछ करना है। जब आप यहाँ आए होंगे तो इस शहर ने भी धक्का मारा होगा, तो पढ़ने से ज़्यादा करने की ज़रूरत थी, और आदमी वो कढ़ा है। बिल्कुल। आप जब मुझे ये भी बताएं, क्योंकि क्या है ना कि ये पॉडकास्ट अब दूसरे लेवल पे चला गया है, मतलब अब उस तरह की चीज़ें नहीं। अब मुझे मज़ा आ रहा है बात करके, क्योंकि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी भी अपनी कंपनियाँ हैं। हाँ। आप कंपनी चला रहे हैं, हम दोनों कुछ कॉमन मुश्किलें फेस करते होंगे जिसकी वजह से कंपनी बड़ी नहीं हो पाती है। ये सवाल सिर्फ मेरे और आपके बीच का नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या होती है कि जो फाउंडर होता है वो अपना विजन करता है, काम लेकर के आता है, वो काम को बड़ा भी करना चाहता है, और टीम बनती है, और जब काम रफ्तार पकड़ता है तो टीम बिखर जाती है। बिल्कुल। और वो वहीं धराशायी हो जाता है। बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट मैंने देखे हैं बंद होते हुए, मैंने फैक्ट्रियाँ देखी है बंद होते हुए, बहुत अच्छे अच्छे काम को टूटते हुए देखा है, क्योंकि मालिक तो उस काम को नहीं कर सकता। करेक्ट। वो जानता ही नहीं है। हाँ। और जो टीम के मेंबर हैं, अगर उन्होंने साथ छोड़ दिया, तो आप यहाँ तक जहाँ पहुँचे, अब आप इसको ऐसे समझिए कि मैं एक स्टूडियो बनवा रहा था। अब वो स्टूडियो वाले ने बोला कि अभी एक और स्टूडियो तैयार हो रहा है, बल्कि ये तब की कहानी नहीं, अब की कहानी है वो। अच्छा। कि उसने काम में तोड़ फोड़ तो सब दिया, अब वो 3 दिन से आ ही नहीं रहा है। हमारी मजबूरी है कि हमको लगातार पॉडकास्ट करना है। अगर हमारा ये स्टूडियो नहीं होता तो हम क्या करते। अब हमने उसको बदला। अब मैंने उससे पूछा, अब हमारे साथ जो अनमोल हैं, हमारे जो VP हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर एक बार उसकी प्रॉब्लम भी पता कर लो कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ पा रहा है। मैंने पूछा तो उसने कहा कि सर वो मेरे आदमी भाग गए, जबकि उसको मैंने बहुत अच्छा काम दिया हुआ है। राइट। तो ये उसकी प्रॉब्लम है, वो बड़ा नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको बड़े काम मिलते हैं, छूट जाते हैं। अब मेरी मजबूरी कि मुझे वो काम बदलना पड़ेगा, किसी और से करवाना पड़ेगा। आपकी कंडीशन में अगर ऐसा आता है, क्योंकि आप तो मालाबार का काम कर रहे हैं, कल्याण का काम कर रहे हैं, BBO का काम कर रहे हैं, मैकडी का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि उसका मालिक तो बहुत तुनक मिजाज होता है, वो तो 2 मिनट में रिप्लेस करेगा कि नहीं विकास, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे में क्या करते हो आप, या लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए,
बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो डाला कि फाउंडर का विजन तो है, टीम अगर अलाइंड नहीं हुई आपके विजन के साथ तो हम लोग स्केल नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो कंपनी बड़ी नहीं हो पाती। हाँ। आधे लोग वहीं घुट के मर जाते हैं या फिर उसी पे स्ट्रगल करते रहते हैं। इसका एक मात्र जो मैंने सोल्यूशन निकाला है, जो मुझे लगता है कि बहुत कारगर है, इसके लिए एक चीज़ है कि फाउंडर को थोड़ा सा दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको अपनी टीम के विजन को ना अपना विजन बनाना पड़ेगा। ओके। अब उसमें क्या करना है, हमने जो किया, मैंने जो इस चीज़ में किया, ये हमारे साथ बहुत आता था। अब हमने फैक्ट्री खोली, टीम है, कारपेंटर्स हैं, लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, प्रोडक्शन हेड है। अब मैं तो फैक्ट्री में बैठा नहीं हूँ, मैं सेल्स मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे धंधा लेके आना है, अब काम करवाना है। अच्छा, गौरव भाई जो मेरे पार्टनर हैं वो ऑपरेशंस पूरा संभालते हैं, तो उनको भी 24 घंटे में फैक्ट्री में नहीं छोड़ सकता कि आप ही को सब कुछ देखना है। तो क्या हुआ कि अब हमें लीडर बनाने पे है, आपको नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के अंडर में। और वो लीडर कैसे तैयार होंगे, तो सबसे गेम सारा लीडर मतलब अपने आप को रिप्लेस करना है। सर्वेश मिश्रा को रिप्लेस होना पड़ेगा, शायद अनमोल से, शायद किसी से, शायद किसी और से। विकास झा को रिप्लेस करना पड़ेगा, अपने लिए 3 4 5 विकास झा खड़े करने पड़ेंगे। अब तुरंत तो हो नहीं जाएंगे क्योंकि विकास झा की जर्नी अलग लेवल की रह चुकी है, विकास झा का विजन अलग है, उसका सपने अलग हैं, उसकी मेंटरशिप अलग है। तो अब क्या होता है इस केस में, मैंने क्या इसका सोल्यूशन निकाला, मेरा एक प्रोडक्शन हेड था, वो काम करता था बढ़िया, उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब हम नहीं है फैक्ट्री में तो सामान वेस्टेज हो रहा है, पीछे से हमारे हर प्रोडक्ट की QC होती है, क्वालिटी चेक QC हो रही है, 2 QC पास हो रही हैं, 3 फेल हो रही हैं। तो वहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे थे। फिर उसका मैंने तरीका क्या निकाला, मैंने कहा यार ये अगर इसको मैं अपने साथ मिला लूँ और क्यों ना मैं अपने काम में इसको हिस्सेदारी दे दूँ। एक हमने एक मॉडल जस्ट एक्सपेरिमेंट किया, आपको बताता हूँ। अच्छा। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, 50-60 हज़ार की उसकी सैलरी थी। तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने कहा यार काम कर बेटा, एक मेन प्रोडक्शन हेड था और उसके अंडर में एक सुपरवाइजर था, फोरमैन बोलते हैं जिसको। तो उन दोनों की जोड़ी बना दी, मान लीजिए दोनों की जोड़ी बना दी, बोल दिया कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। अब मैंने पूछा तुम क्यों नहीं काम करते हो यार, तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है, टैलेंट तो तुम्हारे है, तुम्हें देखकर जब मैंने रखा था इंटरव्यू पे, इसका मतलब मैंने कुछ तो देखा होगा तुम्हारे अंदर, या तो मेरा डिसीजन गलत था या फिर तुम गलत कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो सकता है मैं कुछ तुम्हें दे नहीं पा रहा हूँ। तो उनकी इच्छा थी, कुछ इच्छाएं होती हैं, किसी की इतने पैसे कमाने हैं सर, इतना कमाना है, हमें कहीं से और ऑफर आ रहा है। मैंने कहा छोड़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने एंटरप्रेन्योर हो। आज एक और नई कंपनी बनाता हूँ, ब्रांड कैटल के अंदर में एक छोटी ब्रांड कैटल बनाते हैं, उसका मालिक तू है बेटा। अगर हम किसी में 20% का प्रॉफिट कर रहे हैं, हम 15% रखेंगे, 5% पूरा तेरा, लेकिन काम में समस्या नहीं आनी चाहिए। ओके। 1 रुपए की प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे, क्लाइंट का कोई फ़ोन नहीं चाहिए, क्वालिटी एक बार में अप्रूव होनी चाहिए, वेस्टेज होनी चाहिए एकदम 0, सारी चीज़ उस पर डाल दी। और अगर कंपनी का नुकसान हो रहा है वो ऑटोमेटिकली अब तेरी सैलरी से नहीं कटेगा, क्योंकि अब तू सैलरी पे नहीं है, अब तू प्रॉफिट पे है, तू शेयरिंग पे है। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, अपने धंधे में उसको साथ में जोड़ लो, उसको हिस्सेदार बना लो। भाई सब यहीं रह जाना है, अंबानी का भी, अडानी का भी, अपना भी, सबका। तो क्यों ना जितनी समय जी रहे हो उसको ढंग से जी लो। अब फ़ोन आ रहा है, काम नहीं हुआ, क्वालिटी ख़राब हो गई, इतना चीज़ों में क्यों पड़ना, अरे उसी को हैंडल करने दो ना यार, वो कर लेगा, वो आपसे शायद बेटर अच्छा कर लेगा, लेकिन उसको वो फ्रीडम दे दो और आप भी फ्री हो जाओ। इसके लिए आपको थोड़ी सी कीमत ही तो चुकानी है, अपने प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज़। तो वो मोह तो छोड़ना पड़ेगा, और वो मोह हमारे जैसा एंटरप्रेन्योर छोड़ सकता है, क्योंकि हमने ज़मीन से, हमें ज़मीनी हकीकत पता है, हमने 0 से शुरुआत करके एम्पायर खड़ा किया है। तो हमें मालूम है कोई दिक्कत नहीं है यार, उसकी भी इच्छा है, दे दो। आज की डेट में वही एक लड़का जो प्रोडक्शन हेड 50,000 की तनख्वाह पे था, आज 2 लाख रुपए कमाता है। और अब चीज़ें वेस्ट नहीं होती। अब एक आप मेरी फैक्ट्री में जाओ, आपको एक टुकड़ा भी लकड़ी का कोने में दिख जाए, एक नट बोल्ट भी, वेस्टेज से उसने पूरी फैक्ट्री का वेयर हाउस बना दिया। इसको फाउंडर का दिमाग कहते हैं। हाँ। वेस्टेज से, लकड़ी की वेस्टेज है, जितनी लकड़ियां फेंक देते थे हम, 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए किलो में बेचते थे, उसी वेस्टेज को पकड़ के उसने मेरे पेंट बूथ का पूरा सेक्शन बना दिया। क्योंकि अब वो मेरा नहीं है ना, उसका भी है, क्योंकि अब जो पैसा लग रहा है बेटा दे दे तू। तो कहता सर हम तो इसी से बना लेंगे ना, सर हम तो इसी से जोड़ लेंगे, तो जोड़ ले। और इतना बढ़िया काम कर रहा है, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत समस्या, बहुत तरीके से। जब ये एक्सपेरिमेंट हिट कर गया तब मैंने अपने साइड के लड़कों को बुलाया, मैंने कहा आ जाओ बेटा तुम भी आ जाओ। तो एक बहुत लड़का अपने पास साथ में काम करता है, गौरव नाम है उसका, मेरे पार्टनर का नाम भी गौरव, उसका भी गौरव है। तो उसी के नाम पे कंपनी खोल दी, गौरव इंटीरियर। तेरे नाम पे कंपनी है बेटा, तू ही चला, बढ़िया काम कर, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की जिम्मेदारी तेरी है। क्लाइंट का फ़ोन मेरे पास नहीं आना चाहिए कंप्लेंट लेवल पे, ये तू देख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यकीन करेंगे, अभी
आज की रेट में मेरे साथ काम करते करते 2 साल हो गए। यकीन अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, अभी 6 महीने पहले उसने ऑडी गाड़ी खरीदी है। अच्छा। कैन यू इमेजिन? नहीं, जिसका बॉस इतना क्लियर कट हो सकता है भाई। क्लियर कट भाई, हाँ क्लियर बात है। तेरे को हर काम में करना है 30% मार्जिन अगर होगा, 20% ब्रांड किटल, 10% गौरव इंटीरियर ले तू, कमा बड़ा बन, लेकिन हमें भी बना, खुद भी ग्रो कर, फोन नहीं आना चाहिए कस्टमर का। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, ये सवाल ना ऐसे अचानक से मेरे दिमाग में आया। अब विकास झा पहले तो ऐसे नहीं रहे होंगे, तो क्या आप भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोर्स करना, कोई ट्रेनिंग लेना या इंडिया के बाहर जाकर ट्रेनिंग लेना, कुछ ऐसा करते हो? क्योंकि अब बात आ गई फाउंडर की, एक स्टार्टअप वाले ने तो ये कर लिया, लेकिन स्टार्टअप का फाउंडर का भी अपना एक दिमाग होता है जो एक जगह जाके स्टक करता है, क्योंकि कितना अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये विकास में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुआ कि आपने अपनी टीम को तो मोटिवेट कर दिया, काम कर लिया, अब हमें भी अपने ऊपर मोटिवेट काम करने की ज़रूरत है। हम भी कहीं आगे स्टक हो जाते हैं, समझ में आते हैं, तो हम सुनते हैं यार लीडर्स जो काम कर रहे हैं। सर्वेश मिश्रा पॉडकास्ट लगा लिया, उसमें देख लिया आपके पास लोग आ रहे हैं, अरे आप एक बात बताओ ना, आपसे बड़ा कौन भाई क्या है, तो आपको देख लिया। बाकी मैं देखता हूँ जितने भी लीडर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे जो ज्ञान मिल जाए आप उस ज्ञान को ले लो, मतलब सीखते रहना। आप उससे सीखते रहो। आपको हम्बल हमेशा रहना है, जो आपको ज्ञान मिला, आपने सीखा, उसको अपने धंधे में इम्प्लीमेंट करो बस। एक सवाल आपसे ज़रूर बनता है मेरा ये कि आपने एक कंपनी का नाम लिया, मतलब एक सोचा और उसको ब्रांड बना दिया 5 साल में ही, और लोग जानते हैं। अब तो मतलब मुझे लगता है कुछ साल बाद आप IPO की तरफ भी जा सकते हो, जिस रफ्तार से आप जा रहे हो। जो स्टार्टअप लोग शुरू करते हैं, जो छोटे बिजनेस शुरू करते हैं, उनको ब्रांड बनाने की तरफ अगर जाना है तो वो कौन सी चीज़ है जो उनको 3 चीज़ें करनी चाहिए? ओके, वेरी गुड। तो 3 चीज़ों में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो सबसे पहली बात है आपकी खुद की एक डिलीवरेबल्स, जो सर्विस आप कर रहे हैं, या तो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे या आप उसको सर्विस इंडस्ट्री में होंगे, तो कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो लेवल आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका एग्जीक्यूशन, आपके डिलीवरेबल्स कस्टमर के किसी 2 पॉइंट को सॉल्व करने चाहिए। या तो आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट का टारगेट अचीव कराने में उसकी हेल्प करो, ठीक है, या फिर आप उसकी कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर उसको वो अटक गया है, उसको जवाब देना है अपनी कंपनी में, यार दुकान अभी तक क्यों नहीं खुली, तुरंत काम करना है भाई। ऐसी कौन सी कंपनी है जो 22 दिन में शोरूम बना दे, 25 दिन में शोरूम बना दे? क्या तुम ऐसा डिफरेंट तरीका अपना सकते हो कि जिसमें तुम पैरेलल डिज़ाइन भी डालो, प्रीसेट्स डालो, टेक्निकली टीम पहुंचाओ? आपके पास आपके एक आवाज़ पर क्या 50 लड़के खड़े होने को तैयार हैं, जिसमें 40 कारपेंटर हैं और आप इलेक्ट्रीशियन ला रहे हैं, एक बार में आपकी पूरी टीम क्या रेडी है? तो मैं अकेला तो कर नहीं पाता, तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने टीम खड़ी करी, उन टीम को एंटरप्रेन्योर बना दिया। तो मुझे अब 50 लोग नहीं ढूंढने, मुझे 5 लोगों को आवाज़ करनी है। वो हर आदमी 10-10 लोग ढूंढेंगे, और हर आदमी 10 लोग ढूंढेंगे, तो इसको बोलते हैं नेटवर्किंग की पावर, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग की ताकत। तो आपको नेटवर्क खड़ा करना है, आपको अपने जैसे माइंडसेट के 100 लोग नहीं ढूंढने, अपने जैसे माइंडसेट के 5 लोग ढूंढने हैं बस। तो वो 5 लोग आपने ढूंढे, तो उस 5 लोगों से वो 5 लोग आगे 10-10 लोग और ढूंढेंगे, अपने आप आपका 200 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो गया। ये नेटवर्किंग वाली बात कर दी आपने। नेटवर्किंग में भी यही फार्मूला बताते हैं लोग। नहीं तो हाँ, तो जो है देखिए, मैंने क्या बोला कि हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए। तो आज की डेट में भी आपको जितने भी लीडर्स दिखते हैं ना, जितने भी आपको बड़े यूट्यूबर्स दिख रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब ने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, और मेरा मानना है कि कुछ भी चीज़ गलत नहीं है, वहाँ पर वो चीज़ एक लेवल पे जाके आपको अच्छा सिखाती है। लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि रुकना कब है। हाँ, ये तो जीवन में भी पता होना चाहिए कि रुकना कब है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ख़त्म कहाँ करना है। आपने उतना ज्ञान ले लिया, अब स्कूल होता है ना, 12वीं के बाद तो 13वीं स्कूल होती नहीं है, 12वीं के बाद आप स्कूल से निकलते हैं। जब आप निकल गए तो फिर आपको पता होना चाहिए कब आपको कोई चीज़ ज्वाइन करनी है, आपने सीखा, अब तुरंत उसको छोड़ो, नेक्स्ट उसमें आओ। अच्छा, एक गेम और होता है जब बिज़नेस चल पड़ता है, जैसे आप अब यहाँ पहुँच गए हैं, पहले छोटा लेते थे, बड़ा लेते थे, मालाबार के पास भी गए और लोगों के पास भी गए, तो प्राइजिंग का गेम आता है। हर वो बिज़नेस करने वाला एक टाइम के बाद ये सोचता है ना कि हम प्राइस कैसे डिसाइड करें, कब हमें कम लेना चाहिए, कब ज़्यादा लेना चाहिए। आपका कोई फार्मूला है क्या, या कुछ ऐसी समझ है कि इस पे कि कब कैसे इसको तय करना चाहिए? देखिए, आजकल ना मार्केट, जब से ऑनलाइन इतना ज़माना है ना, बड़ा ओपन है।
हाँ आज की डेट में चैट जीपीटी है, हाँ जेमिनी एआई है, कहीं कुछ समस्या नहीं है। क्लाइंट को मार्केट्स में रेट हर चीज़ के ओपन है, हर चीज़ के ओपन है। मतलब मेरे को ये माइक खरीदना है तो 10,000 ऑप्शन है, अमेजोन कर लो, कुछ कर लो। क्यों वो प्रोडक्ट या वो सर्विस या वो कंपनी पे ट्रस्ट करेगा? तो अगेन बात आती है क्वालिटी की और सर्विस की, और इससे बड़ी बात आती है एक्सपीरियंस देने की। आपने अपने क्लाइंट को एक्सपीरियंस कैसा दिया? आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको शायद कोई चीज़ अगर 10,000 में मिल रही है, आप शायद 12,000 भी खर्च दोगे, लेकिन अगर आपको सुकून मिल रहा है, आप सोचो 20 साल पहले जब हम लोग ऑटो रिक्शा करते थे, अगर एक रिक्शे वाले ने यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने को बोला, उसने 50 रुपये मांगे, तो हम उस 50 रुपये भी बार्गिन करते थे। हालांकि हमारी माली हालत वो नहीं होती थी, हम इसलिए करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम बार्गिन करते थे, यार ठीक है यार, तू 40 ले ले, 30 ले ले, 10-10 रुपये भी हम बचाते थे, वो दिन थे। लेकिन आज की डेट में आप टैक्सी बुक करो, आपने ओला बुक करी, आपको लग रहा है कि ओला 5 मिनट फालतू ले रही है, अब फटाक से कैंसिल कर देते हो। कैंसिलेशन का मैसेज भी आता है कि इट विल चार्ज यू 150 रुपीज़ एग्जाम्पल, तो आप कहते हो छोड़ यार, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, 150 दे दूंगा मैं। समझ में आया आपको? बिल्कुल सही बात कि है। जब आप 20 रुपये भी बचाते थे एक टाइम पर, लेकिन आज आपको 100, 150, 200 पैसा खर्चने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपको यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने क्लाइंट को एक्सपीरियंस ऐसा दूं कि मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, कि उसकी दुकान 45 दिन में, 50 दिन में खुलनी चाहिए। ऐसे ही आप अपने धंधे में ढूंढो कि आप अपने कस्टमर का बेनिफिट कैसे करा सकते हो। अब धनतेरस थी अभी 18 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को दिवाली थी, 25 सितंबर से पहले पहले मेरे पास क्वेरीज आ गई। अब हर किसी को धनतेरस पे दुकान खोलनी है, भाई जो जूलर है, सुनार है, उनको धंधा करना है। आप यकीन करोगे, मैंने 22 दिन में 25, 26 दिन में दुकान खोली है। 15 अक्टूबर को 4 शोरूम का इनॉग्रेशन किया है। अच्छा 15 अक्टूबर को 4 का। क्यों? क्योंकि जब टाइम ही एसेंस है, गेम ही सारा समय का है। अब उसके धनतेरस पे आपने दुकान ही नहीं दी, और फिर आपने बाद में आप महल, ताजमहल भी बना दोगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका ना। मतलब का नहीं है ना फिर उसके मतलब का और नहीं, यहीं विश्वास बढ़ता है, यही विश्वास बढ़ा। और यहाँ से मुझे लगता है माउथ टू माउथ कैंपेनिंग शुरू होती होगी। हाँ, क्लाइंट रिकमेंडेशन यहीं माउथ से टू माउथ कैंपेनिंग शुरू होती है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार ही अपना कार्ड प्ले किया। आप अपनी मेहनत करो, तटस्थता के साथ रहो, उसमें गलतियां भी बहुत होंगी। ऐसी बात नहीं है कि हमने बहुत कुछ कर दिया तो हमारा सब कुछ कार्ड्स एकदम फिट ही बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलतियां हुई हैं, काम कहीं पर उस लेवल की फिनिशिंग पे नहीं आया, कभी कभी को लेट हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन उन्हीं गलतियों से निरंतर आपको सीखना है, और अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर निरंतर प्रयास करके, उसको कार्यरत करके, उसको ऐसा सुदृढ़ कर देना अपने काम में कि कम से कम वो अपने पार्ट के काम को मिस ना कर पाए। अच्छा, पता है क्या, बात करने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए कि ये दो तरफा फायदे की बात है। कंपनी मैं भी रन करता हूँ, आपकी बहुत सी बातों से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कि यार कहीं ना कहीं लूप होल है, यार इसको भी फिट करना चाहिए। जी, मैं ये मानता हूँ कि ये बात सिर्फ उनके लिए फ़ायदे की नहीं है जो बिज़नेस करते हैं या करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में काम भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं ना, वो भी कैसे आगे जा सकते हैं। वो भी अगर इसमें से कुछ फार्मूले अप्लाई कर लें तो जिस रेस में है उससे आगे तो निकल ही जाएंगे। चलते चलते कुछ एक दो सवाल और, क्योंकि एक समय है, पता चला कि ये 1 घंटे से ऊपर तो जा ही चुका, और ऊपर जाएगा तो जनता जो देखने वाली होगी वो परेशान हो जाएगी, फिर वो कहते हैं यार टुकड़े टुकड़े में दिया करो हमें। ब्रांड कैटल का मिशन क्या, आप इसको कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, क्या सपना आपने देखा है, किस तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं? देखिए, मुझे ब्रांड कैटल का मिशन और विजन दोनों बताता हूँ। हाँ। हमारा मिशन है कि हम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जो ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रगल पे हैं, ऑनलाइन के लिए तो 50,000 ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन वालों के पास कन्वेंशनल तरीके से अल्टीमेटली कुछ भी कर लो, कितना ही आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर लो, तो आपको दुकान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी। अब आप रोबोटिक से भी दीवार बनवा लोगे, तार लगवा दोगे, सब करवा दोगे, पर वो लगाना तो पड़ेगा ना। तो अल्टीमेटली ये नेवर डाइंग बिजनेस है। एक चीज़ तो क्लियर है कि कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन होगी, फिर उसके अंदर इंटीरियर होगा, तो ये काम तो कराना है उसको। उसके बाद सारी सॉफ्टवेयर वो पूरे अपने शोरूम को ऑटोमेट कर देगा, ऑटोमेशन पे जाएगा, सब कुछ कर सकते हैं उसमें। तो ब्रांड कैटल का मिशन यही है कि ब्रांड कैटल के साथ हर वो बिजनेस ओनर इंडिया का, जो आज की डेट में चाहे वो 500 करोड़ का व्यापार कर रहा है या उसे नया शोरूम खोल रहे हैं, या आपके अंदर एक आइडिया आया, मान लीजिए बिहार में एक व्यक्ति बैठा है, यूपी में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में एक व्यक्ति है, उसको सपना है यार मैं ना अब कहीं नहीं जाना चाहता, मैं अपने घर में अपने कहूँगा, मेरे पास छोटी सी दुकान है चौक पे 1000 फुट की, मैं यहाँ पर कपड़ों का शोरूम खोलता हूँ। वो क्या करेगा? वो या तो लोकल कारपेंटर पकड़ेगा,
खचर पचर में जाएगा, दुकान खोलेगा, मेहनत करेगा, 2 महीने 3 महीने लगा देगा, पैसा भी लगा देगा, शायद उसके मन का रिजल्ट आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो ब्रांड कैटल का वो मिशन है कि वो एक तरीके से इस लेवल पे कंपनी डेवलप होके आए इंडिया में, जब बच्चा उसको जाने, वो ब्रांड कैटल की ऐप पे जाए, वो बटन दबाए, उससे दिख जाए कि मेरी 1000 फुट की दुकान है, वहीं उसने फ़ोटो खींचा और उसको एग्जैक्टली कपड़े का शोरूम खोलना है, ऑप्शन आ गए, उसने उस ऑप्शन पे क्लिक किया, काला पीला नीला हरा जो भी उसको कलर चूज़ करना, स्कीम डाली, सब कुछ डाला, प्री सेट पे विद इन 30 मिनट्स उसको डिज़ाइन रेडी होके अपनी ऐप पे मिल गया कि मेरा शोरूम ऐसे दिखने वाला है। तो अभी है क्या है पापा? अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ओके। वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, विद इन 24 आवर्स उसको एक कोटेशन मिल जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को अब कहीं पिलर टू पोस्ट रन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरी ये शोरूम, मेरा ये दुकान इस तरीके से बनाएगा, टीम आएगी बना के चली जाएगी, मैं अपने धंधे पे फोकस करूँगा। आपको आज की डेट में अगर ये बढ़िया स्टूडियो बनाना है, अब आप देखो स्ट्रगल कर रहे हो उस स्टूडियो के कारण, क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? आपका काम है पॉडकास्ट करने का, आपका काम स्टूडियो बनाने का नहीं है। तो आपको स्टूडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल कि भाई तेरा ये काम है, कोई बात नहीं थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं लेकिन उसको दो, तू अपना काम खत्म कर। भाई मेरा काम है, मेरे को फोकस करना है अपने कंटेंट पे, अपनी स्क्रिप्टिंग पे, अपने गेस्ट के ऊपर, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँ, रिसर्च के ऊपर मेरे को काम क्या करना है। जूलर का दिमाग काम है सोना बेचने का, शोरूम बनाने का नहीं है। उसको शोरूम हम टाइम पर बनाकर दें ताकि वो अपने सोने को डिस्प्ले करे और अपनी आरओआई निकाले। रेस्टोरेंट का काम है कि टाइम पे किचन स्टार्ट हो ताकि कस्टमर आए, डाइनिंग स्टार्ट हो और उसका रेवेन्यू स्टार्ट हो। तो वो काम है हमारा, लेट द प्रोफेशनल हैंडल द जॉब। उसकी वो आपसे 15% कीमत लेगा, सिंपल सी बात है। तो 100 रुपए की चीज़ है, आपके दुकान पे लग रही है 100 में से 85 रुपए लगेगा, 15 रुपए कमाने का तो अधिकार है। उसी के लिए तो धंधा करने बैठा उसी के भाई, लिए हम उसके धंधा करने पीछे टीम बैठी हुई है। वो ऐसा नहीं कि 15% उसके जेब में जा रहा है, यस उसके पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, बाकी सारी चीजें हैं और भी खर्चे होते हैं। यस, वो आप समझ सकते हैं जैसे। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा होता है। मुझे एक अच्छा क्या होता है ना, हर बार पूछता हूँ, कहता हूँ कि आखिरी सवाल, लेकिन ना हम जैसा पॉडकास्टर जो होता है ना वो लालची होता है। अच्छा कि यार कुछ और मिल जाए। लेकिन चलिए अब आखिरी 2 सवाल। एक वो भी एक सवाल इसलिए बढ़ गया कि आपने बात की ना कि एआई आ गया, ये आ गया, रोबोट आ गया, मशीनरी आ गई, ऐप आ गया, ये सारी चीज़ें ना। अगले 5 साल में मार्केट का स्वरूप कैसा देखते हैं, कितना बदल जाएगा? क्योंकि पिछला 5 साल आपने जिया है और बहुत तेज़ी से जिया है आपने। तो अगले 5 साल को कैसा देखते हैं? और सिर्फ अपने आपके डोमेन में नहीं, बाकी डोमेन में भी किस तरह के चेंजेज आएंगे? कौन से लोग सर्वाइव कर पाएंगे और कौन से लोग पीछे छूट जाएंगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत निकल रही हैं, सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है और हमारे और आपके जैसे यूथ अब बहुत कुछ करना चाह रहा है। तो कुछ लोग हमें देख कर आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट अचीवर होते हैं, कुछ रिजल्ट व्यूअर होते हैं, कुछ रिजल्ट अचीव करने की इच्छा से आते हैं, कुछ रिजल्ट पहले देख लेते हैं कि इसने क्या करा तो देख के आते हैं। तो जब वो मैदान में कूदेंगे तो जाहिर सी बात है जब हर बंदा अपना कंट्रीब्यूशन देगा तो रिजल्ट तो आएगा। तो मार्केट अच्छी जा रही है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलपमेंट वहीं होगी जहाँ ऑलरेडी डेवलपिंग है। तो डेवलप्ड नेशंस में अपॉर्चुनिटी कम है, हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, भर भर के, इसमें कोई समस्या नहीं है। मार्केट का स्वरूप नो डाउट एआई टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा आई है, पर उसके बावजूद जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है और वो और बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टर्न्स एंड ट्विक्स की ज़रूरत है उनको। अब हम अगर ये सोच लें आज की रेट में, अब देखो मैं आपको एग्जांपल्स रिलेट करता हूँ, शायद बहुत इंटरेस्टिंग हो, आपको मज़ा आए। अब बटन पे 5 मिनट में ग्रोसरी घर पे आती है, 10 मिनट में आती है, ब्लिंकिट आ गया, ज़ेप्टो आ गया, ये आ गया, सब आ गया। लेकिन अब हम अगर ये सोच के घबरा के बैठ जाते यार एआई आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, सॉफ्टवेयर बन गया, अब तो 5 मिनट में सब सामान आ जाएगा, सॉफ्टवेयर से आ जाएगा, तो यार दुकान बनाएगा कौन? क्यों? सोच के देखो आइडियली बात तो सही है कि नहीं? लेकिन अब सोचो यही ब्यूटी है, इसने हमारे धंधे को और बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? अब ज़ेप्टो ने को सर्विस करनी है 10 मिनट्स में, वो नोएडा में सर्वेश मिश्रा को कैसे सर्विस करेगा? बट ऑब्वियसली बात है कि उसको नोएडा में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। और एक सर्वेश मिश्रा थोड़ी है, सर्वेश मिश्रा के बगल में मैडम है, कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। तो हर दुकान पे पहले अगर एक कोने पे एक दुकान होती थी तो ज़ेप्टो ने हज़ारों डार्क स्टोर्स बनाए। तो वो उसमें सैकड़ों डार्क स्टोर्स ब्रांड कैटल को ऑर्डर मिला, हमने उसको सर्विस किया। तो आप सोच कीजिए, हाँ तो ये गेम है। अब हम ये घबरा जाएं यार कि ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन क्या, पहुंच जाओ ना, आप उसी में से अपॉर्चुनिटी निकाल के देखो ना, क्या पता उसमें आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी तैर रही हो। अब आपका विजन वहां तक पहुंचना चाहिए आपको। आप ये सोच लोगे कि अब वो आएंगे और हमें खत्म कर देंगे, नहीं। और वो आ चुके हैं, वो आ चुके हैं, अब मुंह मत मोड़ो, उसके अंदर से आप क्या निकाल सकते हो आप ये देखो।
क्या था यार विकास भाई, आप तो मतलब एक बिजनेस गुरु की तौर पे है, मतलब बिजनेस तो कर ही रहे हो। कहते हैं ना कि मरीज जो है आधा डॉक्टर खुद ही हो जाता है, तो यहाँ तो डॉक्टर, ये तो उसको रिसर्चर हो गया। अ, ये पॉडकास्ट ना एक बार में ख़त्म होने वाला नहीं है। मुझे अच्छा। लगता है कि हम अगर इस पे और भी बातें करें तो बहुत सी बातें हैं। जैसे आपने गेम का नाम लिया कि गेम, अब मेरे दिमाग में एक सवाल दौड़ गया, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं आपसे, निश्चिंत रहिए, नहीं पूछूंगा क्योंकि फिर बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल मैं आपको बता देता हूँ, दर्शक सोचता रहे, दर्शक इसका रिप्लाई कर देगा कमेंट में आकर के, कि एक बड़ा वो होता है कि बिजनेस गेम है, गेम है। सब लोग, आपने भी सुना होगा लोगों के मुंह से, ये तो गेम है, ये बड़ा गेम है, ये छोटा गेम है। फिर सवाल ये आता है कि अगर बिजनेस गेम है तो फिर इसमें लॉजिक लगता है या इमोशन लगता है। बफे साहब, वारेन बफे साहब कहते हैं कि जो इमोशनल लोग होते हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते। आप खूब इमोशनल है, मैं देख रहा हूँ। तो मतलब कई सवाल निकलेंगे जिसको अगर हम बात जिसको करना शायद चाहें हाँ तो, और समय लेकिन निकल जाएगा। आखिरी सवाल पूछूंगा। आप अपने बिजनेस में गोल्ड हैं, ये तो दिख गया। आपने गोल्ड की बड़ी दुकानें तैयार की, वो भी दिख गया। लेकिन अभी आपके शरीर पे भी खूब गोल्ड दिख रहा है। वो कहते हैं लोग कि बिजनेसमैन लोग खासकर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी भरोसा करते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी भरोसा करते हैं। तो ये जो आपके मतलब चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा है, इसका कोई रीज़न है या बस ऐसे ही शौक में पहन रखा है आपने? नहीं देखिए, शौक में तो ज़रूर, शौक भी एक चीज़ आप कह सकते हैं। अब जब जीवन अभाव में बीता हो तो आपको लगता है कि यार एक समय आएगा जब मैं भी वो चीज़ करूं, तो एक उसका कारण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर टाइप की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है और हर एनर्जी अपना रोल प्ले करती है। ओके। यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन छोटी सी बात पे मैं इसको विराम देना चाहूँगा कि मैं जब अपने सफ़र पे निकला तो मुझे लगा यार कि मैं एक मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और वो काम अचानक से नहीं हो पा रहा, मान लीजिए। फिर हम दूसरे बढ़े, आगे बढ़े, फिर लगा नहीं हो पा रहा। तो आपके साथ भी होता होगा यार कि कोई चीज़ मैंने मेहनत करी, मुझे लगता ही हो जाएगा, पर होता क्यों नहीं है, कुछ तो है। फिर लोग अच्छा कहते थे यार कि ना, मेरी मम्मी कहती थी कि यार अभी तेरा टाइम नहीं आया बेटा, तेरा ग्रह थोड़ा सा ऐसा होगा, थोड़ा वैसा होगा। तो मेरे दिमाग में आया यार कि मम्मी एक काम करते हैं, जरा ना ग्रहों को ही अलाइन कर लेते हैं पहले। अरे गजब। है कि नहीं? आप यकीन नहीं, और आप देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। जब रावण हाँ इस विश्व को जीतने निकला हाँ तो उसने क्या करा, जब वो रावण गया युद्ध करने जाता था, किसी को हराया, किसी को मारा, फिर कोई ग्रह ऐसे इधर उधर चल देता था तो उसकी विजय पूरी हो नहीं पाती थी। अब उसे विश्व विजय होना था, उसे तो महादेव को ही कैलाश से उठाकर लंका में बिठाना था। तो उसने कहा एक काम करता हूँ, सबसे पहले सारे ग्रहों को ही लाइन करता हूँ। सारे ग्रहों को, नव ग्रहों को बंदी बनाया। शनि के ऊपर तो पैर रख के बैठता था वो, इतना बलवान, इतना महाप्रतापी, प्रखंड विद्वान। मतलब आप रावण को आज दशहरा में 10 रुपए का तीर मार के जला के मार देते हो और हमें लगता है हमने रावण जला दिया। इतनी आसानी से रावण नहीं जलता, रावण अंदर से इंसान जलता है। एनीवेज, वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो आप ये समझिए कि उसने सबसे पहले ग्रहों को लाइन किया। तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार मैं ब्रांड कैटल चलाने जा रहा हूँ, एक युद्ध में निकल रहा हूँ, तो सबसे पहले इन ग्रह शक्तियों को अलाइन किया जाए। और ये एनर्जीज काम करती हैं क्योंकि एक साइंस है। आप अगर इस साइंस में विश्वास करते हैं, आपको नॉलेज कितनी होती है। तो मैंने सबसे पहले नॉलेज ली इसकी, और मैंने यूट्यूब पे तरह तरह के न्यूमरोलॉजिस्ट को, एस्ट्रोलॉजर को, सबको सीखा, देखा, अपने मतलब का एक ज्ञान हासिल कर लिया, और जिससे मुझे लगा कि शायद ये साइंस मैं अपने धंधे में अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा। मुझे लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर को कहीं ना कहीं इस साइंस पे ट्रस्ट करना चाहिए। और वास्तु दोष, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मैं बोलूँगा एक बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, उसमें शायद बहुत समय लग सकता है, लेकिन वास्तु और न्यूमरोलॉजी, ये दो चीज़ों का ज्ञान तो हर व्यक्ति को होना ही होना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक ज्ञान ज़रूर रख ले। ओ, तो ये उसी का रिजल्ट है। मैं कुछ कुछ चीज़ें करता रहता हूँ अपने लिए, तो आई थिंक, और ये एनर्जी और ये साइंस हमेशा रिफ्लेक्ट करती है, और इसने कहीं ना कहीं मुझे दिया ही है। मज़ेदार बात कह रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन के। बहुत एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो के तो लोग नहीं हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा, हाँ हाँ, ये अधिकतर लोग मेरे चैनल पे बैठ चुके हैं, उन लोगों से बात हुई है। लेकिन आपके जैसा एक व्यक्ति जो सफल हो अपने जीवन में और ये कहता है कि ये एक साइंस है और इस साइंस को अपने बिजनेस में अपनाना चाहिए तो चीज़ें आगे जाएंगी, तो ये लगता है कि ये अंधविश्वास नहीं है, अध्यात्म का एक पहलू है, लेकिन वो साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मज़ेदार बात है और अच्छा लगा। अगली बार जब मेरे हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको एग्जांपल देके इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, कैसे साइंस है। अब जब न्यूमरोलॉजी की बात छिड़ी गई है तो थोड़ा सा इस पर टॉपिक डाल देते हैं, ताकि और न्यूमरोलॉजिस्ट भी अगर कोई इसको देख रहा हो तो शायद उनको भी इस चीज़ से कॉन्फिडेंस मिले। आप एक छोटी सी बात देखिए, हम लोगों ने ये व्यापार शुरू किया 2020 में, कोविड लगा हुआ था, लॉकडाउन में। तो जनरली ये माना जाता है कि 4 नंबर और 8 नंबर बहुत खतरनाक, जो खतरनाक होते हैं, जनरली माना जाता है।
मैं खुद 4 नंबर राहु से रूल करता हूँ। मेरा रूलिंग प्लैनेट राहु हो गया, मैं 4 नंबर हूँ। मेरा पार्टनर गौरव, वो भी 4 नवंबर बॉर्न है, 4 नंबर है। हमारी ब्रांड कैटल कब बनी? 2020 में, जब दुनिया तबाह हो रही थी, तब 2020 का टोटल आप कीजिए, हाँ 4 नंबर पे आ रहा है। 4 है। अब आप ये देखिए कि 4 नंबर जो होता है वो क्या, 1 नंबर होता है सूर्य का, सन इज द सोलर सिस्टम, किंग ऑफ द सोलर सिस्टम। सेकंड नंबर होता है रानी का, चंद्रमा, मून। थर्ड बृहस्पति। चौथा राहु को गुंडा माना जाता है, जनरली रॉबिन हुड टाइप। पांचवा बुध, बेटा ग्रह हुआ। छठा शुक्र, वीनस, लग्जरी देता है। सातवां केतु। आठवें शनिदेव। 9 पे मंगल। तो राहु इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता, वो सन से कंट्रोल होता है सिर्फ। या सन और राहु की 1 नंबर और 4 नंबर की बहुत बनती है। मैं 4, मेरा पार्टनर 4, ब्रांड कैटल 2020 में बनी 4 नंबर। और अगर आप ब्रांड कैटल का टोटल करेंगे, BRA, क्योंकि हर एनर्जी की, हर वर्ड की एक वाइब्रेशन होती है, उसकी नंबर सिस्टम होता है, तो BRANDKETTLE को करेंगे तो उसका टोटल 37 के 1 पे आता है। अच्छा, तो वो 1 हो गया। तो ये 4 और 1 का जो डेडली कॉम्बिनेशन होता है, तो बोला जाता है न्यूमरोलॉजी में 1 2 4 7 एक फैमिली है, 3 6 9 एक फैमिली है, 5 और 8 एक फैमिली है। और एग्जांपल दे दूं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को बॉर्न है, मतलब 8 नंबर। 8 नंबर। और 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है। जब उनके नाम को आप नरेंद्र मोदी को टोटल करोगे तो वो 5 पे आएगा। तो राहु गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट्स एन इंजन। जुपिटर गिव्स यू विजडम। सैटर्न बिल्ड्स मॉन्यूमेंट्स। तो आप हर उसकी एक पावर है, तो उसकी साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और आपने खुद ही पढ़ा? मैंने खुद ही पढ़ डाला। मैं हिंदुस्तान के हर न्यूमरोलॉजी से ऑनलाइन कंसल्टेशन ली। इनफैक्ट टॉप, इंडिया का आप बोलो टॉप, जिस पे बॉलीवुड स्टार जाते हो, मैं वहाँ तक पहुँचा। मैंने सबसे ज्ञान लिया और उस ज्ञान को अपने हिसाब से, ये नहीं कि उन्होंने जो बोला मैंने अंदर डालने ही नहीं, मैं लॉजिक ढूंढता हूँ हर चीज़ में, मेरे को क्या सूट करेगा। आपको ये भी दिमाग लगाना है कि जरूरी नहीं है कि जो दवाई आपके लिए काम कर रही है वो मेरे लिए काम कर जाएगी या वो उनके लिए कर जाएगी। वो आपके ऊपर क्या सूट करता है, वो आपका दिमाग, वो आपकी बुद्धिमत्ता, वो एनर्जी आपको लेके जाएगी वहाँ पर। तो वो ज्ञान आपके अंदर इतना होना चाहिए। सही बात है। मैं नहीं 2 शब्दों से इसको वाइंड अप करूंगा, एक ज्ञान, एक बुद्धिमत्ता, जो सिर्फ इसमें नहीं हर क्षेत्र में चाहिए। जब आपके पास अपने बिजनेस का ज्ञान हो और बुद्धिमानी से उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो आप कहाँ होंगे ये सोच भी नहीं सकते हैं। ज़िंदगी में चैलेंजेस सबके पास आते हैं, इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। आप फैशन ट्रेंड को उठा लें, चीज़ों को उठा लें, सब वही पुरानी चीज़ें नए तरीके से हमारे सामने आ रही हैं। कुछ इनोवेशन नए हुए होंगे ज़रूर, लेकिन जब आप अपने अध्यात्म में जाएंगे ना, जब कभी 2-4 हज़ार साल पहले, तो आपको लगेगा कि यार ये तो उस ज़माने में था। जैसे लोग कहते हैं कि आज मोबाइल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो उस ज़माने में तो बिना उसकी भी बातें हुआ करती थी। कहने का मतलब क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में इसको समेटता हूँ, फिलॉसफी पे जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, कि कोई भी बिजनेस जो आज इस दुनिया में हो रहा है, उसमें मौके कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। ज़रूरत है विकास जी जैसी नज़रिए की, यानी कि एक नए नज़रिए की, एक नए तरीके से मार्केट में उसको उतारने की, या सीधे सीधे कहूँ तो समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उसका सलूशन देने की। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने उस बिज़नेस में सफल होंगे। अगर बात करने पे आऊँ तो बहुत सी बातें होंगी, लेकिन वही अंत में जो कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ, कि मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, आप मुझे फॉलो करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। और अगर आपको लगता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो विकास जी से जानने की ज़रूरत है, बहुत से ऐसे सवाल रह गए हैं जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, या आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसके बारे में शायद मुझे जानकारी नहीं है, आप उसमें फंसे हुए हैं, आपको उसका जवाब चाहिए, तो कमेंट में लिख दीजिएगा हर बार की तरह, और मैं उस कमेंट को कंपाइल करूँगा। और अगर आपको लगता है कि विकास जी ही चाहिए, पार्ट 2 विकास जी के साथ आना चाहिए, तो उसी तरीके से जैसे हर बार लिखते हैं कि पार्ट 2 लिख दीजिएगा, पार्ट 2 लेकर के आऊँगा दोबारा विकास जी को, और इस नॉलेज को और बढ़ाएंगे। जो सवाल मैंने छोड़ दिए हैं उसको मैं वापस से पूछने की कोशिश करूँगा, ताकि आपकी समस्या सॉल्व हो पाए। आप लोगों में से अगर कुछ लोगों की भी ज़िंदगी बदल जाती है, तो शायद मेरा और विकास जी का एक साथ बैठना, इस पॉडकास्ट को करना सफल हो जाएगा। अंत में बस इतना ही कि आप इंतज़ार करिए एक नए पॉडकास्ट का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।